लेके आई हूँ और मैं करवा रही हूँ कक्षा 12 की एनसीईआरटी। तो चलिएगा, ओम थावनी, सबसे पहले इनका जीवन परिचय है। तो इनका जन्म होता है 1957 ईस्वी में, और इनकी जो शिक्षा दीक्षा होती है वो होती है बीकानेर में। कहाँ पे? बीकानेर में। और राजस्थान विश्वविद्यालय में ये व्यावसायिक प्रशासन में एम.कॉम एडिटर्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया के महासचिव रहे हुए हैं 1980 से लेकर 1989 तक, और 9 वर्ष में उन्होंने राजस्थान पत्रिका में काम किया है। और इतवारी पत्रिका के संपादक ने साप्ताहिक को विशेष प्रतिष्ठा दिलवाई थी। सजा और बौद्धिक समाज में इतवारी पत्रिका ने, कौन सी पत्रिका, ध्यान रखना, इतवारी, कौन सी पत्रिका? इतवारी पत्रिका ने अपने दौर में इनको है ना विशिष्ट स्थान बनाया, और अपने सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकार के लिए जाने माने जाते हैं। अभिनेता और निर्देशक के रूप में स्वयं रंगमंच पर ये सक्रिय रहे हैं। इनको साहित्य, कला, सिनेमा, वास्तुकला, पुराशास्त्र, पुरातत्व, पर्यावरण, गहन में क्या थी, इनको इतनी गहन दिलचस्पी थी कि इनकी विशेष रुचि इनमें थी। और ये 80 के दशक में सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट की फेलोशिप पर राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोतों पर खोजबीन कर विस्तार से लिखा था इन्होंने। और पत्रकारिता के लिए अन्य पुरस्कारों के साथ, जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार प्रदत्त 1999 में संपादक रहे ये, और उसके नाते जनसत्ता दिल्ली और कलकत्ता के संस्करणों का दायित्व संभाला, और पिछले 17 वर्षों से इंडियन एक्सप्रेस समूह के हिंदी दैनिक जनसत्ता में संपादक के रूप में कार्यरत है। किसमें? जनसत्ता, ध्यान रखना, किसमें? जनसत्ता। और इनका जीवन परिचय के साथ ये जो अतीत में दबे पांव हैं, ये क्या है कि इतिहास हमें दिशा दे सकता है, तो ऐतिहासिक नगर सभ्यता के विकास को दिशा दे सकता है। इस संदर्भ में यह रचना जो ओम थावनी है ना, यह यात्रा वृतांत है। सबसे पहले आप ध्यान रखना, ये क्या है? एक यात्रा वृतांत का और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है। यात्रा वृतांत और रिपोर्ट का ध्यान दीजिएगा, इनका मिला जुला रूप है। और भारतीय भूमि ही नहीं, विश्व फलक पर गठित सभ्यता की सबसे प्राचीन घटना को उतने ही सुनियोजित ढंग से इन्होंने क्या किया है? इसको पुनर्जीवित किया है। जितने सुनियोजित ढंग से उनके 2 महान नगर, एक तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, 2 नगर बसे थे, ये ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये 2 नगर ध्यान रखना इनका। और इन्होंने, जो लेखक है, इन्होंने टीलों, स्नानागार, मृद भांड, कुआं, तालाब, मकान व मार्गों से प्राप्त जो पुरातत्व में मानव संस्कृति की उस समझदार भावात्मक घटना को बड़े इम्तिहान से खोज निकाला है। और इतिहास को इतने बढ़िया तरीके से इन्होंने वर्णन किया है कि इतिहास बोध से तर होते हैं। जिस प्रकार जैसे सिंधु घाटी सभ्यता एक समय में प्राणधार से तर थी, सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े नगर मोहनजोदड़ो की नगर योजना अभिभूत करता है। और ये आज के सेक्टर मार्क कैलिफोर्निया के नीरस नियोजित की अपेक्षा ज़्यादा रचनात्मक थी, क्योंकि उनकी बसावट शहर के खुद विकसित की का अवकाश छोड़कर मतलब जो चली जाती है, और पुरातत्व के जो निष्प्राण पड़े रहते थे ना, उन चिन्हों को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इसका अगर मैं एकदम संक्षिप्त में बताऊं तो जो ओम थावनी है, इनके द्वारा यह पाठ है जो सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण जो स्थल है ना मोहनजोदड़ो, वहाँ की यात्रा का ये वर्णन करता है। जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहर में माना जाता है। कौन कौन से? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। इनकी खुदाई में इमारतें, सड़कें, मूर्तियां, चित्रित भांडे, मुहरे और साजो सामान और खिलौने मिले हैं, इनका यहाँ पे वर्णन किया गया है। उसी प्रकार जैसे जो सिंधु सभ्यता के जो ये 2 क्षेत्र मिले हैं ना, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, यहाँ पर लेखक कहता है कि इतिहास के खंडरों के बीच उस प्राचीन सभ्यता के सुनियोजित नगर, उन्नत जल निकासी व्यवस्था, वहाँ के निवासी जो है उनकी जीवन शैली, उसको समझाने का प्रयास किया है। और जो भारत की प्राचीनता का वैज्ञानिक आधार स्थापित है ना, वो आज के समय में इस अद्भुत नगर के अवशेषों से अतीत को महसूस करने की इसमें प्रेरणा मिली है। और आपसे पूछे कि जो मोहनजोदड़ो अब कहाँ पे है, तो वर्तमान में पाकिस्तान है, वहाँ की यात्रा का वर्णन है। तो यहाँ पे चलिए देखिएगा, अब मैं लेसन आपको स्टार्ट करती हूँ, देखिएगा। अतीत में दबे पांव।
अभी भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कौन से दो नगर है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये ध्यान रखना। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रवर्ती यानी परिपक्व दौर के शहर है। खुदाई में और शहर भी मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे ज्यादा बड़ा है। वह सबसे उत्कृष्ट है। व्यापक खुदाई यहीं पर संभव हुई है। बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियां, चाक पर बड़े चित्रित भांडे, मोहरे, साजो सामान और खिलौने आदि मिले हैं। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ है। उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। मोहनजोदड़ो के बारे में यह धारणा है कि अपने दौर में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा, यानी एक तरह की राजधानी माना जाता है। यह शहर 200 हेक्टर क्षेत्र में फैला था। आबादी कोई 50,000 थी। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो ये शहर था वो कितने, 200 हेक्टर, ये पूछ लेते कितने, और आबादी कितनी थी इनकी, 50,000। जाहिर है 50,000 साल पहले ये आज की महानगर की परिभाषा को भी लांघता होगा। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी, पर पूरा मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। ये टीले प्राकृतिक नहीं, कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था, ताकि सिंधु का पानी बाहर पसर आए तो उससे बचा जा सके। मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में आप भी घूम फिर सकते हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले अजायब घर, यह देखो आप, ये देखो, ये मोहनजोदड़ो की एक गली है, उसका यहाँ पे उसको दिखाया गया है। और मोहनजोदड़ो की एक मुख्य सड़क जो कितनी, 33, वेरी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, आपसे पूछ सकता है कितने फीट चौड़ी है, तो 33 फीट। शोभा बढ़ा रहा होगा। शहर जहाँ है वह अब भी है। आप किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं। वह एक खंडर क्यों न हो, किसी के घर की देहरी पर पांव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं, या शहर की सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रुनझुन सुन सकते हैं, जिसे आप पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जा सकती। वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रहे हैं। सबसे ऊंचे चबूतरों पर बड़ा बौद्ध स्तूप, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ऊंचे चबूतरों पर क्या है, बड़ा बौद्ध स्तूप, मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले पर बना है। कोई 50 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंट के दम पर स्तूप को आकार दिया गया। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी है। 1922 में जब राखलदास बनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट, 1922 ईस्वी में जब राखलदास बनर्जी यहाँ आए, तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। इसके इर्द गिर्द खुदाई शुरू करने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मॉर्शल, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का आपसे नाम पूछे तो जॉन मार्शल के निर्देशन पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ। धीमे धीमे यह खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की दहरी पर ले जा आई है। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया, वेरी इंपॉर्टेंट, मिस्र और मेसोपोटामिया, इराक की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष ला खड़ा किया। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिल गया। पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी पार कर हम सबके पहले इसी स्तूप पर पहुंचे। पहली ही झलक में हमें अपलक कर दिया। इसे भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। यह शायद सबसे रोमांचक भी है। न आकाश बदलता है, न धरती पर कितनी सभ्यता, इतिहास और कहानियां बदल गई। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई है। इसे देखकर सुना जा सकता है, भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना पढ़ सुन रखा हो, तस्वीरें या वृत्ति चित्र देखे हों।
देखना अपनी आंखों से देखना है, बाकी सब आंख का झपकना है। जैसे यात्रा अपने पांव चलना, बाकी सब तो कदम ताल है। मौसम जाड़े का था पर दोपहर की धूप बहुत कड़ी थी, सारे आलम को जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश करती हुई। यह इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है। रेत के टीले नहीं है, खेतों का हरापन यहाँ है, मगर बाकी वही खुला आकाश, सूना परिवेश, धूल बबूल और ज्यादा ठंड, ज्यादा गर्मी। मगर यहाँ की धूप का मिजाज जुदा है। राजस्थान की धूप पारदर्शी है, सिंध की धूप चौंधी आती है। तस्वीरें उतारते वक्त आप कैमरे में जरूर पुर्जे न घुमाए तो ऐसा जान पड़ेगा कि जैसे दृश्यों के रंग उड़े हुए हैं। पर इससे एक फायदा हुआ, हमें हर दृश्य पर नजरें दोबारा फिरानी पड़ती हैं। इस तरह बार बार निहारे तो दृश्य जेहन में ऐसे ठहरते हैं मानो तस्वीर देखकर उनकी याद ताजा करने की कभी जरूरत न पड़े। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? गढ़। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अवस्थित होते थे, चाहे वह राज सत्ता हो या धर्म सत्ता। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे होते थे। क्या यह रास्ता भी दुनिया को मोहनजोदड़ो ने दिखाया था। अब ये देखो, मोहनजोदड़ो में जो बौद्ध स्तूप है ना, उसका दृश्य आप यहाँ पे देख सकते हो। सभी अहम और अब दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडरे चबूतरों के पीछे यानी पश्चिम में है। ये है ना, क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट में, तो ये आप ध्यान रखना। जो सभी अहम और अब दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के जो खंडर है चबूतरों के पीछे यानी पश्चिम में है। दिशा पूछी गई थी कौन सी दिशा में, तो पश्चिम दिशा में। इसमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कठोर हैं। यह अनुष्ठानिक महाकुंड भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के द्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफी माना जाता है। असल में यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नजदीक बचा रह सकता है। बाकी इमारतें इतनी उजड़ी हुई है कि कल्पना और बरामद चीजों के जोड़ से उनके उपयोग का अंदाजा भर लगाया जा सकता है। नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो अनूठी मिसाल है। इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतर से नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भाप सकते हैं। इमारतें भले खंडरों में बदल चुकी हों, मगर शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए ये खंडर काफी है। यहाँ की कमोबेश सारी सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी हैं। आज वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं? ग्रिड प्लान। आज की सेक्टर मार्को कैलिफोर्निया में हमें आड़ा सीधे नियोजन बहुत मिलता है, लेकिन वह रहन सहन को नीरस बनाता है। शहरों में नियोजन के नाम पर हमें अराजकता ज्यादा हाथ लगती है। ब्रासीलिया, चंडीगढ़ और इस्लामाबाद, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा ग्रिड शैली के शहर कौन से हैं, तो ब्रासीलिया, चंडीगढ़ और इस्लामाबाद, 3 शहर है। ब्रासीलिया, चंडीगढ़ और इस्लामाबाद जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं, लेकिन उनकी बसावट शहर के खुद विकसने का कितना अवकाश छोड़ती है, इस पर बहुत शंका प्रकट की जा सकती है। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी, लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिर कितनी भूमिका थी। स्तूप वाले चबूतर के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती है। ध्यान दीजिए कितनों किलोमीटर, 5 किलोमीटर। पूरब की इस बस्ती से दक्षिण की तरफ नजर दौड़ाते हुए पूरा पीछे घूम जाए तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडर हर जगह दिखाई देंगे। पूरब, ध्यान देखना, पूरब की इस बस्ती से दक्षिण की तरफ, दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट है वह कामगारों की बस्ती है। कहा जाता है कि इस वर्ग की संपन्न समाज में वर्ग भी होंगे, लेकिन क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं है? कहते हैं निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं होंगे कि 5000 साल टिक सके। उनकी बस्तियां और दूर रही होंगी। यह भी है कि 100 साल में अब तक इसके अलावा 1/3 हिस्से की खुदाई हो पाई है, अब वह भी बंद हो चुकी है। हम पहले स्तूप के टीले महाकुंड के विहार की दिशा में उतरे। दाईं तरफ एक लंबी गली दिखती है। कौन सी तरफ? दाईं तरफ। इसके आगे महाकुंड है। पता नहीं शायद है या संयोग की धरोहर के प्रबंधकों ने उस गली का नाम देव मार्ग
डिविनिटी स्ट्रीट रखा, डिविनिटी स्ट्रीट रखा। माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होगा। कुंड करीब 40 फुट लंबा, देखो ये ध्यान दीजिएगा, आपसे ये पूछ लेगा, जो कुंड है ना वो 40 फुट लंबा, 40 फुट क्या है लंबा, और 25 फुट चौड़ा। भाई 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा, 25 फुट चौड़ा। गहराई 7 फुट। कुंड में उत्तर और दक्षिण से, ध्यान दीजिएगा, जो कुंड है उत्तर से दक्षिण से सीढ़ियां उतरती हैं। उसके 3 तरफ साधुओं के समकक्ष बने हैं। कितनी तरफ? 3 तरफ जो साधुओं के समकक्ष बने हैं। उत्तर में 2 पांत में 8 स्नानागार है। पूछ लेगा आपसे कितने स्नानागार, तो 8 स्नानागार है। देखो ये दृश्य देख सकते हैं आप। इसमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। सिद्ध वास्तुकला का यह एक नमूना है। तो यहाँ ये जल कुंड है ना, इसको थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। आपसे पूछ लेगा कि इसकी कितना फुट लंबा है, तो आप बता देना 40। कितने फुट चौड़ा है, तो आप बताना 25। और उत्तर में 2 पांत में 8 स्नानागार बने हुए हैं। चलिए आगे। इस कुंड में खास बात पक्की ईंटों का जमाव है। कुंड का पानी रिस न सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में आ न जाए, इसके लिए कुंड के तल में और दीवार पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है। पार्श्व की दीवार के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है जिसमें सफेद डामर का प्रयोग है। कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है, दोहरे गहरे वाला यह अकेला कुआं है। इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है। कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं। इनकी खासियत यह है कि ये भी पक्की ईंटों से बने हैं और पक्की ईंटें से ढकी हुई हैं। अब देखो यहाँ ये दृश्य देखिएगा। जल निकासी का उन्नत प्रबंध जो सिंधु घाटी की अनूठी विशेषता है। यहाँ से क्या होता है, जल निकास होता है। पक्की और आकार में समरूप धूसर ईंटें तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी गई है। ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी पुरातत्व विद्वान और इतिहासकार जोर देकर कहते हैं कि पानी निकास की सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में नहीं मिलता। महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है। कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ जमा किया जाता था। इसके निर्माण रूप खासकर चौकियों और हवादारी को देखकर ऐसा कयास लगाया गया है। यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। 9 चौकियों की कितनी कतारें हैं? 3 कतारें। उत्तर में एक गली है जहाँ बैलगाड़ियों का जिसने प्रयोग के साक्ष्य मिले ढुलाई के लिए आवागमन होता है। ठीक इसी तरह कठोर हड़प्पा में भी पाया गया है। अब यह जग जाहिर है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार की नहीं उन्नत खेती भी होती थी। वर्षों का यह माना जा रहा है कि सिंधु घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं हैं, उसका आयात करते थे। नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित किया है, बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि वह मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता ही थी। लोहा शुरू में नहीं था, पर पत्थर और तांबे की बहुतायत थी। पत्थर सिंध में ही था। तांबे की खानें राजस्थान में थी। कहाँ पे? राजस्थान में। इनके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते हैं, जबकि मिस्र और सुमेरु में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल लेते हैं। कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चने की उपज के पुख्ता सबूत खुदाई में मिले हैं। यहाँ सभ्यता का तर युग था जो धीमे धीमे सूखे में डल गया। विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती है। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे। झाड़ियों से बेर जमा करते थे। कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज मिले हैं। उन्हें परखा गया है। कपास के बीज तो नहीं, पर सूती कपड़ा मिला है। ये दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने नमूने में से एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है। कितने? 3000 ईसा पूर्व का है, जो जॉर्डन में मिला है। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। रंगाई का एक छोटा कारखाना खुदाई में माधव स्वरूप वस्तु को मिला था। छालटी, लिनन और ऊन कहते हैं। यहाँ सुमेर से आयात होते थे। शायद सूत उनको निर्यात होता था, जैसा कि बाद में सिंध से मध्य एशिया और यूरोप की सदियों हुआ। प्रसंगवश मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का संभावित प्रयोग मिलता है। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष हैं। इसके बीचों बीच खुला बड़ा दालान है। 3 तरफ बरामदे हैं। इनके
साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे। पुरातत्व की जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं सटी हुई थी। उस नजरिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्टस माना जाता है। क्या? कॉलेज ऑफ प्रीस्टस। दक्षिण में एक और भग्न इमारत है, इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। अनुमान यह है कि राज्य सचिवालय, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा। गढ़ की चारदीवारी लांघकर हम बस्तियों की तरफ बढ़े। ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बने, इसलिए इन्हें नीचा नगर कहकर भी पुकारा जाता है। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया है, कहीं कहीं वे फिर जमीन से जा मिले हैं। कोई बस्ती के कुएं लगता है या जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल आए हैं। पूर्व की बस्ती रईसों की बस्तियां, हालांकि आज के युग में पूर्व की बस्तियां गरीबों की बस्तियां मानी जाती है। मोहनजोदड़ो उसका उल्टा है, यानी बड़े घर, छोटी चौड़ी सड़कें, ज्यादा कुएं। मोहनजोदड़ो के सभी खंडरों को खुदाई कराने वाले पुरातत्ववेत्ताओं का संक्षिप्त नाम दे दिया गया, जैसे D.K. हल्का दीक्षित काशीनाथ की खुदाई। ध्यान दीजिएगा, D.K. हल्का दीक्षित काशीनाथ की खुदाई। इसके नाम, उनके नाम यहाँ 2 हल्के हैं। D.K. क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क फर्स्ट स्ट्रीट यहीं पर है। यह बहुत लंबी सड़क है, मानो कभी पूरे शहर को नापती हो। अब यह आधी मील बची है। इसकी चौड़ाई 33 फुट है। मोहनजोदड़ो से 3 तरह के वाहन के साक्ष्य मिले हैं। इनसे सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी। इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती हैं। यह सड़क वहां पहुंचती है जहां कभी बाजार था। इस सड़क के दोनों ओर घर है, लेकिन सड़क की ओर सारे घरों की सिर्फ पीठ दिखाई देती है, यानी कोई घर सड़क पर नहीं खुलता, उसके दरवाजे अंदर गलियों में है। दिलचस्प संयोग की बात है कि चंडीगढ़ में यही शैली 50 साल पहले कार्बूजिए ने इस्तेमाल की थी। किसने? कार्बूजिए ने। वहां भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता है। आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर के भीतर दाखिल होना पड़ता है, फिर घर की गली में, फिर घर में। क्या कार्बूजिए ने सीख मोहनजोदड़ो से ली है? कहते हैं कि कविता में से कविता निकलती है। कलाओं की तरह वास्तुकला में भी कोई प्रमाण, चेतना अवचेतन ऐसे ही सफर करती होगी। ढकी हुई नालियां मुख्य सड़क के दोनों तरफ समानांतर दिखाई देती हैं। बस्ती के भीतर भी इनका यही रूप है। हर घर में एक स्नानागार है। घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियां बाहर होंदी तक आती हैं और फिर नालियों के जाल से जुड़ जाती हैं। कहीं कहीं वे खुली हैं, पर ज्यादातर बंद है। स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के बांसिदो के सरोकार का यह बेहतर उदाहरण है। बस्ती के भीतर छोटी सड़कें हैं और उनसे छोटी गलियां भी है। छोटी सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी हैं। इमारतों से पहले जो चीज़ दूर से ध्यान खींचती है वह है कुओं का प्रबंध। ये कुएं भी पक्की हुई एक ही आकार की ईंटों से बने। इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार में पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची है। उनके मुताबिक केवल मोहनजोदड़ो में 700 के करीब कुएं थे। कितने? ध्यान दीजिएगा, 700 के करीब कुएं बताए गए हैं। नदी, कुएं, कुंडी, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी, क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं? अब ये देखिएगा, मोहनजोदड़ो का कुआं। बड़ी बस्ती पर पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित। ध्यान दीजिएगा, पुरातत्व शास्त्री कौन है? काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का DKG कहलाता है। इसके घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। मोटी दीवार का अर्थ यह लगाया जाता है कि उस पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। कुछ दीवारों में छेद है जो संकेत देते हैं कि दूसरी मंजिल उठाने के लिए शायद यह सैतीरों की जगह हो। सभी घर ईंटों के एक ही आकार की ईंटें 1.4 के अनुपात की सभी भट्टी में पकी हुई है। हड़प्पा से हटकर जहां पक्की और कच्ची ईंटों का मिला जुला निर्माण उजागर हुआ है। मोहनजोदड़ो में पत्थर का प्रयोग मामूली है और कहीं कहीं नालियों के अनगढ़ पत्थरों से भी ढकी हुई दिखाई देती है। इन घरों में दिलचस्प बात यह कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार बना है। देखो, जो सामने की दीवार है ना, उसमें क्या है? प्रवेश द्वार बना हुआ है। कोई खिड़की नहीं है वहां पे। ध्यान दीजिएगा, खिड़की नहीं है। खिड़कियां शायद ऊपर की दीवार में रहती हों, यानी दूसरी मंजिल पर। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां जरूर हैं। बड़े आंगन वाले घर के बारे में समझा जाता है कि वहां कुछ उद्यम होता होगा, कुम्हारी का काम या कोई धातु कर्म। हालांकि सभी घर खंडर हैं और दिखाई देने वाली चीजों से हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं।
घर छोटे भी हैं और बड़े भी, लेकिन सब घर एक कतार में है। ज़्यादातर घरों का आकार तकरीबन 30 गुणा 30 फुट का होगा। कुछ हिस्से दुगने और तिगने आकार के भी हैं। इसकी वास्तु शैली कमोबेश एक सी प्रतीत होती है। व्यवस्थित और नियोजित शहर में शायद इसका भी कोई कायदा नगरवासियों पर लागू हो। एक घर को मुखिया का घर कहा जाता है। इसके 2 आंगन हैं, करीब 20 कमरे हैं। DKBC हल्का आगे पूर्व में, ध्यान दीजिए जो DKBC है वो हल्का कहाँ पे है, आगे पूर्व में है। दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति इसी तरफ के एक घर में मिली थी। DKG की मुख्य सड़क पर दक्षिण की ओर बढ़े तो 1.5 फरलॉन्ग की दूरी पर HR हल्का है। सड़क उस 2 भागों में बढ़ती है। ये हल्का हेरल्ड हरग्विज के नाम पर है, जिन्होंने 1924-25 में राखलदास बनर्जी के बाद खुदाई करवाई थी। यहीं पर एक बड़े घर में कुछ कंकाल मिले हैं, जिन्हें लेकर कई तरह की कहानियां बनती रही हैं। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी यहाँ एक छोटे घर की खुदाई में निकला था। इसके बारे में पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर ने कहा था कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज शायद ही होगी। यह मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। यहीं पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है। इसमें आमने सामने की 2 चौड़ी सीढ़ियां ऊपर की ध्वस्त मंजिल की तरफ जाती हैं। पश्चिम में गढ़ी के पीछे माधो स्वरूप वत्स के नाम पर VM हिस्सा है। यहाँ पर रंगरेज का कारखाना भी है। लोग चाव से देखते हैं। जहाँ जमीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं, अनुमान है कि इसमें रंगाई के बड़े बर्तन रखे जाते थे। तो कतारों में 16 छोटे 1 मंजिला मकान है। एक कतार मुख्य सड़क पर है, दूसरी पीछे की छोटी सड़क की तरफ। सब में 2-2 कमरे, स्नानागार यहाँ भी सब घरों में है। बाहर बस्ती में कोई सामूहिक प्रयोग के लिए है। ये कर्मचारियों या कामगारों के घरों में होंगे। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर लगता है कि सब कुछ चौकोर या आयताकार हो। नगर की योजना, बस्तियां, घर की कुंड, बड़ी इमारतें, ठप्पेदार मोहरे, चौपड़ का खेल, गोटियां तोलने के बाद आदि सब। छोटे घरों में छोटे कमरे समझ में आते हैं, पर बड़े घरों में छोटे कमरे देखकर अचरज होता है। इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि शहर की आबादी काफी रही होगी। दूसरी तरफ यह विचार सामने आता है कि बड़े शहर में निचली भूमि मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे। ऐसा अमेरिकी नृतत्व शास्त्री ग्रेगरी बोसेल का मानना है कि बड़े घरों में आंगन में चौड़ी सीढ़ियां हैं। कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के निशान है, पर सीढ़ियां नहीं है। शायद यहाँ लकड़ी की सीढ़ियां रही होंगी जो कालांतर में नष्ट हो गई। संभव है कि ऊपर की मंजिल से ज्यादा खिड़कियां झरोके के साथ सजा रही होंगी। लकड़ी का इस्तेमाल भी बहुत संभव है, पूरे घर में होगा। कुछ घरों में बाहर की तरफ सीढ़ियों के संकेत है। यहाँ शायद ऊपर और नीचे अलग अलग परिवार रहते होंगे। छोटे घरों की बस्ती में छोटी सकरी सीढ़ियां हैं, उनके पायदान भी ऊंचे हैं। ऐसी जगह तंगी की वजह से होगा। गौर किया कि मोहनजोदड़ो के किसी घर में खिड़कियां या दरवाजों पर छज्जे के चिन्ह नहीं है। जो मोहनजोदड़ो के घर थे, उनकी जो खिड़कियां और दरवाजे थे, इन पे क्या नहीं थे, छज्जों के चिन्ह नहीं मिले। गर्म इलाकों के घरों में छाया के लिए यह आम प्रावधान है। क्या उस वक्त यहाँ इतनी कड़ी धूप नहीं पड़ती होगी? मुझे मोहनजोदड़ो की जानी मानी मोहरों के पशु याद हो आए हैं। शेर, हाथी या गैंडा इस मरुभूमि में हो ही नहीं सकते। क्या उस वक्त यहाँ जंगल भी थे? यह तथ्य स्थापित हो चुका है कि यहाँ अच्छी खेती होती थी। पुरातत्वी सीरीन रत्नागार का मानना है कि सिंधुवासी कुंडों से सिंचाई कर लेते हैं। दूसरे, मोहनजोदड़ो की किसी खुदाई में नहर होने के प्रमाण नहीं मिले हैं, यानी बारिश उस काल में काफ़ी होती होगी। क्या बारिश घटने और कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूतल जल भी पहुँच से दूर चला गया? क्या पानी के अभाव में यह इलाका उजड़ा है, और जिसके साथ सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता भी है? मोहनजोदड़ो में उस रोज हवा बहुत तेज बह रही थी। किसी बस्ती के टूटे फूटे घर में दरवाजे खिड़की के सामने से हम गुजरते तो साए साए की ध्वनि में हवा की लय साफ पकड़ रही आती थी। वैसे ही जैसे सड़क पर किसी वाहन से गुजरते हुए किनारे की पटरी के अंतरालों में रह रहकर हवा के लयबद्ध थपेड़े सुनाई पड़ते हैं। सूने घरों में हवा की लय और ज्यादा गूंजती है। इतनी ही कानों का अंधियारा भी सुनाई देता है। यहाँ एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए आपको किसी घर से वापस बाहर नहीं आना पड़ता। आखिर सब खंडर है, सब कुछ खुला है। अब कोई घर जुदा नहीं है। एक घर दूसरे में खुलता है, दूसरा तीसरे में, जैसे पूरी बस्ती एक बड़ा घर हो। लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होगा। हर घर का एक संस्कारमय आकार होता है, भले ही वह 5000 साल पुराना घर क्यों न हो।
इसमें कमोबेश का हर कोई पांव आहिस्ता उठाते हुए एक घर से दूसरे घर में बेहद धीमी गति से दाखिल होता था, मानो मन में अतीत को निहारने की जिज्ञासा ही न हो। किसी अजनबी के घर में अंधकार चहलकदमी का अपराध बोध भी हो, जैसे किसी पराये घर में पिछवाड़े से चोरी छुपे घुस आए। सब जानते यहाँ अब कोई बसने नहीं आएगा। लेकिन यह मोहनजोदड़ो के पुरातत्व तात्विक अभियान की यह खूबी है कि मिट्टी से इंच दर इंच कंघी कर इस कदर शहर, उसकी गलियों और घरों को ढूंढा है और सहेजा गया है कि यह एहसास हर वक्त आपके साथ रहता है। कल कोई यहाँ बसता था, जरूर यह आपकी सभ्यता परंपरा है, मगर घर आपका नहीं है। अनचाहे मुझे मोहनजोदड़ो की गलियों या घरों में राजस्थान का ख्याल न आए, ऐसा नहीं हो सकता। महज इसलिए नहीं कि पश्चिमी राजस्थान और सिंध गुजरात की दृश्यावली एक सी है। कई चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ की से वहाँ जोड़ जाती हैं, जैसे हजारों साल पुराने यहाँ के खेत, बाजरे और जवार की खेती। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए मुझे कुलधारा की याद आई। यह जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है। उस खूबसूरती में हर दम एक गमी व्याप्त है। गांव में घर है पर लोग नहीं है। कोई 150 साल पहले राजा से तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर बांसीदार रातों रात अपना घर छोड़कर चला गया। दरवाजे असबाब पीछे लोग उठा ले गए, घर खंडर हो गए पर ढहे नहीं। घरों की दीवारें, प्रवेश और खिड़कियां ऐसी है जैसे कल की बात हो। लोग निकल गए, वक्त वही रह गया। खंडरों ने उसे थाम लिया, जैसे सुबह लोग घरों से निकले हैं और शायद शाम डले लौट आने वाले हों। राजस्थान की ही नहीं, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी कुएं, कुंड, गली कूचे, पक्की कच्ची पट्टी ईंटों के कई घर भी आज वैसे मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले हुए हैं। जॉन मॉर्सल ने मोहनजोदड़ो में 3 खंडों का एक विशद प्रबंध छपवाया था। उसमें खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ सिंध में पिछली सदी में बरसी जा रही ठीक उसी तरह की बैलगाड़ी का भी एक चित्र प्रकाशित है। तस्वीर से उन्होंने एक सतत परंपरा का इजहार किया। हालांकि कमानी या आरे वाले पहिए का आविष्कार बहुत पहले हो चुका है। जब मैं छोटा था हमारे गांव में लकड़ी वाले ठोस पहिए बैलगाड़ी से जुड़ते थे। दुल्हन पहली दफा इसी बैलगाड़ी में ससुराल जाती थी। देखिए, ध्यान दीजिएगा, पहले जो दुल्हन होती थी वो क्या बैलगाड़ी से ससुराल जाती थी। बाद में हमारे यहाँ भी बैलगाड़ी आने वाले पहिए जुड़ने लगे। अब तो उसमें जीप के उतारू पहिए लगते हैं, हवाई जहाज के उतारू पहिए, बाजार में आने वाले ऊंट गाड़े नहीं का आविष्कार हो गया। रेगिस्तान के जहाज से हवा के जहाज का एक ऐतिहासिक गठजोड़ है। हालांकि कहना मुश्किल है कि दुल्हन की सवारी के रूप में बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी का अब यहाँ कभी इस्तेमाल होता होगा। हमारे मेजबान ने ध्यान दिलाया कि मोहनजोदड़ो का अजायब घर देखना अभी बाकी है। खंडरों से निकलकर हम उस साबुत इमारत में आ गए, लेकिन प्रदर्शित सामान आपको खंडरों में निकल आने का एहसास नहीं देता। अजायब घर छोटा ही है, जैसे किसी कस्बाई स्कूल की इमारतों। सामान भी ज़्यादा नहीं। अहम चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में हैं। ध्यान दीजिएगा, जो अहम चीज़ें हैं वो कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में है। यूँ अकेले मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या 50,000 से ज़्यादा है। मगर जो मुट्ठी भर चीज़ें यहाँ प्रदर्शित है, पहुंची हुई है, सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने को काफ़ी है। काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मुंहरे, व्याध्य, चाक पर बने विशाल मृदभांड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियां, दिए, माप तोल, पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थर के मनकों वाले हार और पत्थर के औजार। अजायब घर में तैनात अली नवाज बताता है कि कुछ सोने के गहने भी यहाँ हुआ करते थे जो चोरी हो गए। एक खास बात यहाँ कोई और भी महसूस करेगा, अजायब घर में प्रदर्शित चीज़ों में औजार तो हैं पर हथियार कोई नहीं है। ध्यान दीजिएगा, औजार तो थे वहाँ पे पर हथियार नहीं थे। मोहनजोदड़ो क्या, हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह कहीं नहीं मिले जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। इस बात को लेकर विद्वान सिंधु सभ्यता में शासन या सामाजिक प्रबंध के तौर तरीकों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ अनुशासन जरूर था पर ताकत के बल नहीं। वे मानते हैं कोई सैन्य सत्ता शायद यहाँ नहीं रही हो, मगर कोई अनुशासन जरूर था जो नगर योजना, वास्तु,
शिल्प मुहर ठप्पो, पानी या साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्थाएं आदि में एक रूपता तक को कायम रखे हुए था। दूसरी बात जो सांस्कृतिक धरातल पर सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से अलग ला खड़ा करती है, वह प्रभुत्व या दिखावे के तेवर का नदारद होना। दूसरी जगह राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियां और पिरामिड आदि मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में न भव्य राजप्रसाद मिले हैं, न मंदिर, न राजाओं महंतों की समाधियां। यहाँ के मूर्ति शिल्प छोटे हैं और औजार भी। मोहनजोदड़ो के नरेश के सिरे पर जो मुकुट है, शायद उसे छोटे सिरपेंच की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और तो और कुछ लोगों की नावें बसावट में मिस्र की नावों जैसी होते हुए भी आकार में छोटी रही है। आज के मुहावरों में कह सकते हैं कि लो प्रोफाइल सभ्यता भी लघुता में महत्ता अनुभव करने वाली संस्कृति है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं था, उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे समृद्ध भी माना गया है। फिर भी इनकी संपन्नता की बात कम हुई थी, शायद इसलिए कि उसमें भव्यता का आडंबर नहीं। दूसरी वजह यह थी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पिछली सदी में उद्घाटित हो सके। उनकी अनबुझ लिपि अभी भी सारे रहस्य अपने में छिपाए हुए है। सिंधु घाटी के लोगों में कला का सुरुचि का महत्व ज्यादा था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियां, मृद भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियां, सुनिर्मित मोहरे, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृति, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीकी सिद्ध से ज्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। एक पुरातत्ववेत्ता के मुताबिक सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। शायद इसलिए आकार की भव्यता की जगह उसमें कला की भव्यता दिखाई देती है। अजायब घर में रखी चीजों में कुछ सुइयां भी हैं। खुदाई में तांबे और कांसे की तो सारी सुइयां मिली थी। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयां मिली, जिनमें एक 2 इंच लंबी। समझा गया है कि हम बारीकी ये कसीदेदारी, यानी मतलब जो कसीदेदारी होता है, जो कपड़ों का फूल और चित्र पर अंकित जो कला होती है ना, वो होता है कसीदेकारी में काम आती होगी। याद करें, नर्तकी के अलावा मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध जो दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति है, उसके बदन पर आकर्षण गुलकारी वाला दुसाला भी है। आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान बनी है, पर कपड़ों पर छपाई का आविष्कार बहुत बाद का है। खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे के सुइये भी मिले हैं। जानकार मानते कि इनसे शायद दरियां बुनी जाती है, हालांकि दरी का कोई नमूना या साक्ष्य हासिल नहीं हुआ है। वह शायद कभी हासिल न हो, क्योंकि मोहनजोदड़ो में अब खुदाई बंद कर दी है। सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है। मौजूदा खंडरों को बचाकर रखना ही है अब अपने आप में बड़ी चुनौती है। यहाँ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अब इसके आगे वाला चैप्टर देखिएगा। अब है एन फ्रैंक डायरी के पन्ने। तो देखिएगा, ये लेसन मैं आपका कंप्लीट करवाती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एन फ्रैंक का जीवन परिचय बताती हूँ। तो एन फ्रैंक है, इनका जन्म हुआ 12 जून 1929। 12 जून 1929 को इनका जन्म होता है, जो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर और मृत्यु नाजियों के यातना गृह में 1945 के फरवरी और मार्च के महीने में हुई। एन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में है। मूलतः डच भाषा में, ध्यान दीजिएगा, ये है ना डच भाषा में, डच भाषा में 1947 में प्रकाशित यह अंग्रेजी कृति द डायरी ऑफ द यंग गर्ल शीर्षक 1952 में प्रकाशित हुई। किस नाम से? द डायरी ऑफ द यंग गर्ल, द डायरी ऑफ द यंग गर्ल नाम से ये क्या शीर्षक से 1952 में प्रकाशित हुई। तब से इसके संपादित, असंपादित, आलोचनात्मक, विस्तृत अनेक प्रकार के संस्करण आ चुके हैं। इस पर फिल्म, नाटक, धारावाहिक इत्यादि का निर्माण हो चुका है और यह डायरी किसी न किसी वजह से मतलब लगातार चर्चों का विषय बनी हुई है। अब क्या होता है कि जो डायरी के पन्ने हैं ना, ये अगर आपसे पूछे कि कौन सी भाषा में, तो आप क्या बोलोगे? ये डच भाषा में। कब प्रकाशित हुई? 1947, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ। इसके बाद द डायरी ऑफ द यंग गर्ल शीर्षक से पूछे ना, तो ये 1952 में।
आपसे ये पूछे कि द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल कौन से नाम से प्रकाशित होती है, कब, तो 1952। और डायरी के पन्ने नाम से यहाँ उसके कुछ अंश दिए गए हैं। देखो आप इतना ध्यान रखना, डायरी के पन्ने हैं ना, यहाँ पर उसके कुछ अंश हैं, और इसमें जो अंश दिए गए हैं ये युद्ध के चलते इतिहास बनते और बदलते हैं, बिगड़ते भी हैं। युद्ध में या युद्ध से भौगोलिक नक्शा बदल गया। कई बार खास इलाकों के मनुष्य आज या जाति और संस्कृति का नामो निशान समाप्त कर देता है युद्ध। और युद्ध का देश कई पीढ़ियों से उसको झेलता है। जैसे भाई जो जापान ने झेला, जापान में युद्ध हुआ, वहाँ पर जो झेला गया, तो इस तरह से जो युद्ध है ना वो एक तरह से देखा जाए तो खराब स्थिति पैदा कर देता है। अब यहाँ पे आपका लेसन स्टार्ट करती हूँ। बुधवार 8 जुलाई 1942, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, बुधवार 8 जुलाई 1942। प्यारी किट्टी, प्यारी किट्टी। ऐसा लग रहा है मानो रविवार के बाद, ध्यान दीजिएगा, इसमें पात्र किट्टी है और रविवार का दिन है। इतना कुछ हो गया जैसे पूरी दुनिया उलट पुलट गई, लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो किट्टी मैं जिंदा हूँ, लेकिन यह मत पूछो कि कहाँ और कैसे। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसमें शायद ही कोई बात तुम्हारे पल्ले पड़े, इसलिए मैं तुम्हें शुरू से ही बता देती हूँ कि रविवार की दोपहर को क्या हुआ था। ध्यान दीजिएगा, 3 बजे थे, हेलो जा चुका था, लेकिन वह दोबारा फिर से आने वाला था। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। चूंकि मैं बालकनी में धूप में अलसाई सी बैठी पड़ रही थी, इसलिए मुझे घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। कुछ देर बाद रसोई के दरवाजे पर मोरगोट नजर आई। वह बहुत गुस्से में थी। पापा को एएसएस से बुलाए जाने का नोटिस मिला। वह फुसफुसाई, माँ मिस्टर वॉन डॉन को देखने गई हुई थी। मिस्टर वॉन डॉन पापा के बिजनेस पार्टनर थे। ध्यान दीजिएगा, जिसके पापा के बिजनेस पार्टनर का नाम था वो था मिस्टर वान डान, और अच्छे उनके दोस्त भी थे। माँ अवाक रह गई। बुलावा, हर कोई जानता है कि बुलाने का मतलब क्या होता है। यातना शिविरों के नज़ारे और वहाँ की कोठरियों के दृश्य मेरी आंखों के आगे तैर गए। हम अपने पापा का इस तरह की नियति के भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं? हम उन्हें हरगिज नहीं जाने देते। मोरगोट ने उस वक्त कहा था कि जब वह ड्राइंग रूम में माँ की राह देख रही थी, माँ मिस्टर वॉन डॉन से पूछने गई कि हम कल ही छुपने की जगह पर जा सकते हैं। वान दान परिवार भी हमारे साथ जा रहे हैं। हम लोग कुल मिलाकर 7 लोग होंगे। मौन, हम आगे बात नहीं कर पाए। यह ख्याल कि पापा यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए हुए हैं। कहाँ पे? यहूदी अस्पताल में। माँ के लिए इंतजार की लंबी घड़ियां हैं। गर्मी सस्पेंस, मतलब वो सस्पेंस नहीं होता एक, जैसे उस टाइम जो गर्मियों का टाइम था उसमें सस्पेंस, इन सारी चीज़ों ने हमारे, मतलब वो एक ये सोच रहा था ये है या नहीं है, सस्पेंस में था, ने हमारे शब्द भी हमसे छीन लिए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। हेलो ही होगा, मैंने कहा था। दरवाज़ा मत खोलिए, मोरगोट ने हैरान होते हुए मुझे रोका, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि हमने नीचे से माँ और मिस्टर वॉन डॉन को हेलो से बात करते हुए सुन लिया था। तब दोनों ही भीतर आए और अपने पीछे दरवाजे बंद कर दिया। जब भी दरवाजे की घंटी बजती तो मुझे मोरगोट को उचक कर नीचे देखने पड़ता कि क्या पापा आ गए हैं। हमने किसी और को भी भीतर नहीं आने दिया, मुझे और मोरगोट को बाहर भेजने दिया, क्योंकि वॉन डॉन माँ से अकेले में बात करना चाहते थे। जब मैं और मोरगेट बेडरूम में बैठे बात कर रहे थे तो उसने मुझे बताया कि यह बुलावा पापा के लिए नहीं बल्कि खुद उसके लिए था। इस दूसरे सदमे में मैं तो चीखने लगी। मोरगोट 16 बरस की थी। ध्यान दीजिएगा, जो मोरगोट थी वो कितने बरस की थी? 16 बरस की। इंपॉर्टेंट। तय है कि वे लोग इस उम्र में लड़कियों को उनके खुद के भरोसे यहाँ भेजना चाहते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है वह नहीं जाएंगी। माँ ने मुझसे यही कहा था। पापा जब मुझसे छिपने की जगह पर जाने की बात कर रहे थे तो क्या उन्होंने भी शायद यही कहा होगा? अज्ञातवास, हम कहीं जाकर छुपेंगे, शहर में, किसी घर में, किसी परछत्ती पर। कब, कहाँ, कैसे, ये सवाल थे जैसे मैं पूछ नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी ये सवाल मेरे दिमाग में कुलबुला रहे थे। मोरगोट और मैंने अपनी बहुत
जरूरी चीज़ें एक थैले में भरनी शुरू की। मैंने सबसे पहले अपने थैले में ये डायरी ठूंसी। इसके बाद मैंने कर्लर, रुमाल, स्कूली किताबें, कंघी और पुरानी चिट्ठियां थैले में डाली। मैं अज्ञातवास में जाने के इस ख्याल से इतनी अधिक आतंकित थी कि मैंने थैले में अजीबोगरीब चीज़ें भी डाली। फिर मुझे अफसोस नहीं हुआ, स्मृतियां मेरे लिए पोशाकों की तुलना में ज़्यादा मायने रखती हैं। तब हमने मिस्टर क्लीमैन को फ़ोन किया कि वे शाम को हमारे घर आ पाएंगे। मिस्टर वॉन दान चले गए ताकि मिएप को लिवा ला सके। मिएप आई और वादा किया कि वे रात को एक बार फिर आएंगे। वे अपने साथ जूते, ड्रेस और जैकेट और अंडरवियर होता था स्कॉट किंग्स से भरा एक थैला लेकर गई है। इसके बाद हमारे फ्लैट में सन्नाटा छा गया। हम में से किसी की भी खाना खाने की इच्छा नहीं हुई थी। मौसम अभी भी गर्म था और सारी चीज़ें जैसे हमारे लिए अजनबी होती जा रही थी। हमने ऊपर वाला एक बड़ा कमरा 31 बरस के एक विदुर मिस्टर गोल्ड सिम्स को किराए पर दे रखा था। तय था कि उसे उस शाम कोई काम धंधा नहीं था। तो आपको पूछेगा कि किसको किराए पर दे रखा था, तो गोल्ड सिम्ड। इसके बावजूद, हमारे कई इशारों के बावजूद, वह रात 10 बजे तक वहीं मंडराता रहा। मिएप और जॉन गेज रात के 11 बजे आए। मिएप 1933 से पापा की कंपनी में काम कर रहे थे, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए पापा के करीबी दोस्त थे। उसके पति जॉन भी पापा के अच्छे दोस्त थे। एक बार फिर जूते, स्टॉकिंग्स, अंडरवियर और किताबें मिएप के गहरे बैग और जॉन की जेब में गायब हो रही थी। 11:30 बजे वे खुद भी विदा लेकर चले गए। मैं बुरी तरह से थक गई थी। फिर भी एक बात मैं अच्छी तरह जानती थी कि यह रात मेरे अपने बिस्तर में मेरी आखिरी रात है। मैं जैसे घोड़े बेचकर सोई। मेरी नींद अगली सुबह 5:30 बजे मोरगोट के जगाने पर खुली। किस्मत से यह सुबह रविवार की तरह गर्म नहीं थी। दिन भर गर्म बरसात की फुहारें पड़ती रही। हम चारों ने अपने बदन पर इतने ज़्यादा कपड़े ले लिए थे मानो हम रात फ्रिज में गुजारने जा रहे हैं। वह सिर्फ इतनी सी थी कि हम अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ले जाना चाहते थे। हम जिस स्थिति में हैं उसमें कोई यहूदी व्यक्ति कपड़ों से भरा सूटकेस ले जाने के लिए इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैंने 2 बनियान, 3 पैंटें, एक ड्रेस और उसके ऊपर एक स्कर्ट, एक जैकेट, एक बरसाती 2 जोड़ी स्टॉकिंग्स, भारी जूते, एक कैप, एक स्कार्फ और इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ ओढ़े पहन रखा था। घर से निकलने से पहले ही मेरा दम घुटने लगा, लेकिन किसी को भी परवाह नहीं थी कि मुझे एन कैसा लग रहा है तुम्हें। मॉर्गरेट ने अपने थैले में स्कूल की किताबें ठूंस ली और वह अपनी साइकिल लेने चली गई और फिर वह मिएप की निगरानी में अज्ञात जगह के लिए रवाना हो गई। कुछ भी रहा हो, मेरे लिए तो यह अनजानी जगह थी, क्योंकि मुझे अभी भी पता नहीं है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। 7:30 बजे हमने भी अपने पीछे दरवाजे बंद किए। मुर्तजे एकमात्र ऐसे जीवित प्राणी थे, ध्यान रखना इसका, मुतरजे इनका नाम है, जिसे मुझे गुड बाय कहना था। हमने गोल्ड सिम्ट के लिए जो नोट छोड़ा था उसके अनुसार बिल्ली को पड़ोसियों के यहाँ छोड़ा जाना था। वे ही अब उनकी देखभाल करने वाले थे। खाली बिस्तरे, मेज पर बिखरा नाश्ते का सामान, रसोई में बिल्ली के लिए सेज पर मीट किए, सारी चीज़ें दर्शाते कि हम बहुत ही हड़बड़ी में छोड़ छाड़ कर गए हैं। लेकिन इम्प्रेशन छोड़कर जाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम तो किसी भी तरह वहाँ से निकल जाना चाहते थे और कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाना चाहते थे और कोई बात मायने नहीं रखती थी। बाकी कल तुम्हारी एन। अब अगला देखो, गुरुवार 9 जुलाई 1942। प्यारी किट्टी। तो आखिरी हम चल पड़े। मम्मी, पापा और मैं तेज बरसात में भीगते हुए आए। हम तीनों के कंधों पर बड़े बड़े थैलों और शॉपिंग बैग थे जो अल्लम गल्लम चीज़ों से ऊपर तक ठूस कर भरे हुए थे। सुबह सुबह काम पर जाने वाले लोग हमें बड़ी निगाहों से देख रहे थे। आप उन्हें देखते ही बता सकते थे कि वे आपके लिए अफसोस कर रहे थे। वे हमें किसी तरह का वाहन उपलब्ध नहीं करा सकते थे। हमारे सीने पर चकमका पीला सितारा सारी दास्तान खुद ही तय कर देता था।
जब हम गली में पहुंच गए तभी पापा और मम्मी ने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि उनकी योजना क्या थी। पिछले कई महीनों के दौरान हम थोड़ा थोड़ा करके जितना भी हो सका फर्नीचर और कपड़े लत्ते फ्लैट से बाहर ले जा रहे थे। यह तय कर लिया गया था कि हम लोग 16 जुलाई को अज्ञातवास चले जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अचानक मोरगोट के लिए बुलावा जाने के कारण योजना को 10 दिन आगे खिसकना पड़ा या खिसकाना पड़ा। इसका मतलब यही है कि अब हमें कम तैयार किए गए कमरों में ही गुजारा करना होगा। छिपने की जगह पापा के ऑफिस की इमारत में ही थी। इसे समझ पाना बाहर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैं थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। पापा के ऑफिस में काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा नहीं थे, बस मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लीमेन, मिएप और 23 बरस की टाइपिस्ट, उसका नाम ध्यान देना, बेब वॉस्क्विल। इन सबको हमारे आने के बारे में खबर कर दी गई थी। मिस्टर वॉस्क्विल बेब के पिता 2 और सहायकों के साथ गोदाम में काम कर रहे थे। उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था। इमारत के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तल मंजिल पर बना बड़ा सा गोदाम काम करने की जगह और भंडार के घर के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके अलग अलग हिस्से बने हुए हैं। ये हिस्से गोदाम, पिसाई का कमरा वगैरह है। यहाँ इलायची, लौंग और काली मिर्च वगैरह पीस जाते हैं। गोदाम के दरवाजे से ही सटा हुआ एक बाहर का दरवाजा है जो ऑफिस का प्रवेश द्वार है। ऑफिस के दरवाजे से एकदम अंदर की तरफ एक दूसरा दरवाजा और उसके पीछे सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ ऊपर चढ़े तो एक और दरवाजा आता है जिस पर आर पार दिखाई देने वाले कांच की खिड़की लगी है। इस पर काले अक्षरों में कार्यालय लिखा हुआ है। यही आगे वाला बड़ा यानी फ्रंट ऑफिस है। ये बहुत बड़ा, हवादार और खूब रोशनी वाला कमरा है। दिन के दौरान यहाँ बेप, मिएप और मिस्टर क्लीमैन काम करते हैं। एक छोटा सा गलियारा है जिसमें तिजोरी, कपड़ों की अलमारी और स्टेशनरी की बड़ी सी अलमारी है। इस गलियारे के पार एक छोटा सा दम घोटू अंधियारा कमरा है। यह बैक ऑफिस है। इसमें मिस्टर कुगलर और मिस्टर वॉन डॉन बैठा करते थे। अब इसमें सिर्फ मिस्टर कुगलर बैठते हैं। मिस्टर कुगलर के ऑफिस में पैसेज से भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन सिर्फ कांच वाले दरवाजे के जरिए, जिसे अंदर से तो आसानी से खोला जा सकता है लेकिन बाहर से इतनी आसानी से नहीं। मिस्टर कुगलर के ऑफिस से निकलने के बाद तुम लंबे तंग गलियारों से कोयले वाले गोदाम की ओर बढ़ोगी। 4 सीढ़ियां चढ़ोगी, तुम अपने आप को प्राइवेट ऑफिस में पाओगी। यही पूरी इमारत का 100 पीस है। शानदार महोगनी फर्नीचर, लिनोलियम का फर्श जिस पर कालीन बिछा है, एक रेडियो है, आकर्षक लैंप है, सब कुछ उत्तम दर्जे का है। इसके साथ वाला कमरा बहुत बड़ा रसोई घर है। उसमें पानी गर्म करने का हीटर है। गैस के 2 चूल्हे के साथ में पाखाना है। ये पहली मंजिल का नक्शा है। नीचे की सीढ़ियाँ वाले गलियारे से एक रास्ता दूसरी मंजिल की तरफ जाता है। सीढ़ियाँ खत्म होते ही थोड़ी खुली जगह और उसके दोनों तरफ दरवाजे। दाईं तरफ का दरवाज़ा मसाले रखने की स्टोर, अटारी और घर के सामने की तरफ वाली मियानी की तरफ जाता है। घर के सामने की तरफ से एक परंपरागत डच डिजाइन की सीधी और इतनी घुमावदार सीढ़ियाँ हैं कि एड़ियों में मोच आ जाए। यह रास्ता गली की तरफ खुलता है। सीढ़ियों के ऊपर बनी जगह से दाईं तरफ का दरवाजा घर के पिछवाड़े की तरफ हमारी गुप्त एनेक्सी की तरफ जाता है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि इस सपाट मटमैले दरवाजे के पीछे इतने कमरे भी हो सकते हैं। दरवाजे के आगे सीढ़ी का बस है, एक ही पायदान है। इसे पार करते ही आप भीतर होते हैं। आपके सामने कई सीढ़ियां ऊपर की तरफ चली जाती हैं। बाईं तरफ एक तंग सा गलियारा है जो एक बड़े कमरे में जाकर खुलता है। यही कमरा फ्रैंक परिवार के लिए ड्राइंग रूम और बेडरूम का काम करता है। अगला दरवाजा एक छोटे कमरे का है। यह परिवार की 2 जवान लड़कियों के बेडरूम और स्टडी रूम के काम आता है। सीढ़ियों की दाईं तरफ गुसलखाना और बिना खिड़कियों वाला एक कमरा है जिसमें एक वॉश बेसिन लगा हुआ है। किनारे की तरफ वाले दरवाजे से पाखाने की तरफ और दूसरे दरवाजे से मेरे मारगोट के कमरे की तरफ जाया जा सकता है। यदि आप और सीढ़ियाँ चढ़कर बिल्कुल ऊपर तक चले जाए तो आप नहर के किनारे बने इस पुराने
मकान में ऊपर एक बहुत बड़ा खुला खुला और हवादार कमरा देखकर हैरान रह जाएंगे। इसमें एक गैस चूल्हा और एक सिंक है। भगवान का शुक्र है यह मिस्टर कुलगर की प्रयोगशाला के काम आता है। यह मिस्टर और मैसेज वॉन डॉन का बेडरूम और रसोई घर होगा। इसे कॉमन कमरे, डाइनिंग रूम और हम सबके लिए स्टडी के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक छोटा सा कमरा पीटर वॉन दान के लिए बेडरूम का काम करेगा और फिर जैसी इमारत के सामने की तरफ है वैसी अटारी और मियानी का भी है। तो यह रहा हमारा नया गरीब खाना। लो, मैं तुम्हें पूरी इमारत की सैर करवा दी। तुम्हारी एन। अब शुक्रवार 10 जुलाई 1942। मेरी प्यारी कीटी, मैंने घर के लंबे चौड़े बखान के साथ हो सकता है तुम्हें बोर कर दिया हो, लेकिन मैं अभी भी यही सोचती हूँ कि तुम जानो हम कहाँ आ पहुँचे, मैं यहाँ कैसे आ पहुँची, इसके बारे में तुम्हें मेरे आगे के पत्रों से पता चलेगा। लेकिन पहले मैं अपना किस्सा जारी रखूंगी। मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है। 263, ध्यान दीजिएगा, कितने? 263 प्रिंस इन ग्रॉड में हमारे पहुंचने पर मिये तुरंत हमें लंबे गलियारे से सीढ़ियों से ऊपर दूसरी मंजिल पर और फिर एनेक्स में ले आई। उसने हमें अकेला छोड़ा और हमारे पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। मारगोट अपनी साइकिल पर पहले ही आ चुकी थी और हमारी राह देख रही थी। हमारी बैठक और दूसरे कमरे सामान में ठुसे पड़े थे, कहीं तिल धरने की जगह नहीं थी। पिछले महीनों में जो कार्डबोर्ड के बक्से ऑफिस में भेजे गए थे चारों तरफ फर्श पर बिस्तरों पर फैले पड़े थे। छोटा कमरा फर्श से छत पर कपड़ों से अटा पड़ा था। उस रात अगर हम ढंग से सोने के बारे में सोचते तो ये सारा सामान तरतीब से लगाने की जरूरत थी। हमें सफाई का काम तुरंत शुरू कर देना था। माँ और मारगोट की तो हाथ हिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। वे बिना चादरों वाली गद्दियों पर ही पसर गई, थकी, बेहाल और पस्त। लेकिन पापा और मैंने सफाई का मोर्चा संभाला और तुरंत जुट गए। हम सारा दिन पैकिंग खोलते रहे, अलमारियां भरते रहे, कीले ठोकते रहे और तमाम सामान ठिकाने लगाते रहे। आखिर थक कर चूर हो गए और साफ बिस्तरों पर ढह गए। हमने पूरे दिन में एक बार भी गर्म खाना नहीं खाया था, लेकिन परवाह किसे थी। माँ और गोट की थकान के बारे में मारे बुरी हालत हो गई थी और पापा और मुझे फुर्सत नहीं थी। मंगलवार की सुबह हमने पिछली रात के छोड़े हुए काम को पूरा करना शुरू किया। बेप और मिएप हमारे राशन कूपों से शॉपिंग करने गई और पापा ने ब्लैक आउट वाले पर्दे लगाए। मैंने रसोई का फर्श रगड़ रगड़ कर साफ किया। सवेरे से रात तक लगातार काम में जुटे रहे। बुधवार तक तो मुझे यह सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली कि मेरी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है। अब गुप्त एनेक्सी में आने के बाद पहली बार मुझे फुर्सत मिली कि तुम्हें बताऊं कि मेरी जिंदगी में क्या हो चुका और तुम्हारा क्या होने जा रहा है। तुम्हारी एन। अब यहाँ पे शनिवार 28 नवंबर 1942। मेरी प्यारी किट्टी, हम इन दिनों बिजली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे और अपने राशन से ज़्यादा खर्च कर चुके थे। नतीजा यह होगा कि और अधिक कियाफत हो सकता है बिजली भी कट जाए। एक पखवाड़े के लिए कोई बिजली नहीं, कितनी मज़ेदार ख्याल नहीं क्या? लेकिन कौन जानता है ये अरसा इससे कम भी हो सकता है। अंधेरा हो रहा है। 4 साढ़े 4 बजते ही हम तब पढ़ नहीं सकते, इसलिए वह वक्त हम ऊल जलूल हरकतें करके गुजारते हैं। हम पहेलियाँ बुझाते हैं, अंधेरे में व्यायाम करते हैं, अंग्रेजी या फ्रेंच बोलते हैं और किताबों की समीक्षा करते हैं। हम कुछ भी करें थोड़ी देर के बाद बोर होने लगता है। कल मैंने वक्त गुजारने का एक नया तरीका खोज निकाला। दूरबीन लगाकर पड़ोसियों के रोशनी वाले कमरों में झांकना। दिन के वक्त हमारे पर्दे हटाए नहीं सकते, 1 इंच भर भी नहीं, लेकिन जब अंधेरा हो गया तो पर्दे हटाने में कोई हर्ज नहीं होता। मुझे पता नहीं कि हमारे पड़ोस में इतने दिलचस्प लोग हैं। खैर, हमारे पड़ोसी हैं। मैंने जो पड़ोसी देखे उनमें से एक परिवार डिनर कर रहा था, एक परिवार फिल्म बना रहा था, तो सामने वाले घर में एक दंत चिकित्सक एक डरी हुई बुढ़िया से जूझ रहा था। मिस्टर डसेल, जिनके बारे में कहा गया है कि उनकी बच्चों के साथ बहुत पढ़ती है और वे उन्हें खूब प्यार करते हैं, दरअसल बाबा आदम के ज़माने के अनुशासन मास्टर हैं और लंबे लंबे भाषण देने लगते हैं जिन्हें सुनकर ही नींद आने लगे।
चूँकि मुझ अकेली को ही यह सुख मिला हुआ है कि मैं उनके साथ महाराज डसेल के साथ यह लंबोतरा सकरा कमरा शेयर करती हूँ, और चूँकि मुझे ही हम 3 बच्चों में आमतौर पर खरी दिमाग और तुनक मिजाज समझा जाता है, मेरे पास यही एक उपाय बचता है कि उनकी वही पुरानी डांट फटकार और भाषणों की लंबी लंबी उबाऊ श्रृंखला की तरफ कान धरूं। न सुनने का नाटक करती हूँ, ये बात तो खैर मैं फिर भी सहन कर लेती, लेकिन मिस्टर डसेल अच्छे अच्छे चुगलखोर हैं। वे जाकर इन सारी बातों की रिपोर्ट मम्मी को दे आते हैं। अगर मिस्टर डसेल ने मुझे कोई उपदेश पिलाया होता तो उसे दोबारा से मुझे मम्मी से सुनना पड़ता, और मम्मी तो कोई लिहाज भी नहीं करती मेरा। और अगर मेरी किस्मत वाकई अच्छी होती तो मिसेज वॉन मुझे 5 मिनट बाद बुलावा भेजती है। सचमुच मीन मेख निकालने वाले परिवार में आप केंद्र में हो, और सारा दिन आपको हर तरफ से दुत्कारा फटकारा जाए, ये सब झेलना आसान काम नहीं होता है। रात को जब मैं बिस्तर पर होती हूँ तो अपने पापों और बढ़ा चढ़ाकर बताई गई अपनी खामियों के बारे में सोचती हूँ, तो वे इतनी ज़्यादा होती हैं कि अपने मूड के हिसाब से या तो मैं उन पर हंस सकती हूँ या रो सकती हूँ। तब मैं इस अजीब से ख्याल के साथ सो जाती हूँ कि मैं जो कुछ हूँ उससे अलग होना चाहती हूँ, या उससे अलग तरीके से व्यवहार करना चाहती हूँ, जो मैं हूँ या जो मैं होना चाहती हूँ। मेरी प्यारी किट्टी, अब मैं तुम्हें कितना उलझा रही हूँ, लेकिन मैं चीज़ें एक बार लिखकर उन्हें काटना पसंद नहीं करती। ये है ना एन फ्रैंक की डायरी का एक पन्ना है, और इस कमी वाले वक्त में कागज की मोड़ तोड़कर रद्दी की टोकरी में डाल देना बिल्कुल मना है। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ यही सलाह दे सकती हूँ कि तुम ऊपर वाले हिस्से को फिर से पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसमें तुम्हें बात का सिर पैर भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी एन। अब है शुक्रवार 19 मार्च 1943 की बात। मेरी प्यारी किट्टी, अभी 1 घंटा भी नहीं बीता कि हमारी खुशी निराश में बदल गई। टर्की अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ। कहाँ? टर्की। कौन सा देश? टर्की अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ। और यह था कि एक केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि टर्की जल्दी तटस्थता छोड़ देगा। डैम चौक पर अखबार बेचने वाला चिल्ला रहा होगा, टर्की इंग्लैंड के पक्ष में। कहाँ? किसके पक्ष में? इंग्लैंड के पक्ष में टर्की है। अखबार उसके हाथ से झपटे जा रहे थे, और इस तरह हमने वह उत्साहवर्धक अफवाह सुन ली थी। 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे हैं। यह ब्लैक मार्केट का धंधा करने वाले और उन जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, लेकिन उससे बड़ा संकट उन लोगों का है जो या तो भूमिगत है या जो अपने धन का हिसाब किताब नहीं दे सकते। 1000 गिल्डर का नोट बदलवाने के लिए आप इस स्थिति में हों कि ये नोट आपके पास आया कैसे, और उसका सबूत भी देना होगा। इन्हें कर अदा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन अगले हफ्ते तक ही 500 गिल्डर के नोट भी अभी तक बेकार हो जाएंगे। गेज एंड कंपनी के पास अभी 1000 गिल्डर के कुछ नोट बाकी थे जिनका कोई हिसाब किताब नहीं। इन्हें कंपनी ने आगामी वर्षों के लिए अनुमानित कर अदायगी में निपटा दिया, इसलिए फिलहाल तो गर्दन पानी के ऊपर ही है। मिस्टर डसेल को कहीं से बाबा आदम के ज़माने की पैरों से चलने वाली दांतों की ड्रिल मशीन मिल गई। इसका मतलब संभवतः जल्दी ही मेरे दांतों का पूरा चेकअप हो जाएगा। जब घर के कायदे कानून मानने की बात आती है तो मिस्टर डसेल भयंकर रूप में आलस दिखाते हैं। न केवल वे 4 लोट से पत्राचार कर रहे हैं, और अभी भी कई दूसरे लोगों के साथ भी चिट्ठी पत्री बनाए हुए हैं। मार्गोट, जो कि उनकी डच अध्यापिका है, उनके ये पत्र ठीक करती है। पापा ने उन्हें मना किया है कि वे सब कारोबार बंद करें, और मोरगेट ने उनके पत्र ठीक बंद करने दिए, लेकिन मुझे अभी लगता है कि अपनी चिट्ठी पत्री फिर से शुरू कर देंगे। जनाब हिटलर घायल सिपाही से बातचीत कर रहे हैं। हमने उन्हें रेडियो पर सुना। सचमुच ये सब कुछ करुणाजनक था। सवालों जवाबों का सिलसिला इस तरह चल रहा था। मेरा नाम हेनरिक सापेल है। वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहाँ जख्मी हुए थे? स्टालिनग्राद के पास। ध्यान दीजिएगा, स्टालिनग्राद के पास। किस किस्म का घाव है ये? दोनों पाँव बर्फ की वजह से गल गए और बाजू में हड्डी टूट गई। ये बात जस की तस दे रही हूँ जो मैंने रेडियो पर कठपुतलियों
के खेल की तरह सुनी है। घायल सैनिक जैसे अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। जितने ज्यादा घाव उतना ज्यादा गर्व। उनमें से एक तो हिटलर के हाथ मिलाने के ख्याल से इतना उत्साहित हुआ जा रहा था, मेरे ख्याल से तो अभी भी उसी उत्साह में होगा कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मुझे डसेल साहब का साबुन जमीन पर गिर गया था। मेरी किस्मत खराब थी कि मेरा पैर उस पर पड़ गया। अब पूरा साबुन ही गायब हो गया। मैंने पापा से कहा कि मिस्टर डसेल को इसकी भरपाई कर देंगे। उसको हर महीने युद्ध के समय के घटिया साबुन की एक बट्टी मिलती है। तुम्हारी एन। अब आता है शुक्रवार 23 जनवरी 1944। मेरी प्यारी किट्टी, इधर के सप्ताह में मुझे परिवार के वंश वृक्षों राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं में खास रुचि हो गई है। मैं इस नतीजे पर पहुंचती हूँ कि एक बार तुम खोजना शुरू कर दो, तुम्हें अतीत में गहरे और गहरे उतरना पड़ेगा। इस खोज में तुम्हारे हाथ भी रोचक जानकारियां लगेंगी। हालांकि जब मेरे स्कूल के काम की बात आती है तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ। रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को समझ सकती हूँ। इसके बावजूद मैं अपने ज़्यादातर रविवार अपने प्रिय फिल्म कलाकारों की तस्वीरें अलग करने और देखने में गुजारती हूँ। यह संग्रह अच्छा खासा हो चुका है। मिस्टर कुगलर मुझ पर हर सोमवार कुछ ज़्यादा ही मेहरबान होते हैं और मेरे लिए सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका की प्रति लेते आते हैं। इस घर परिवार के ऐसे लोग भी हैं जो जरा भी दुनियादार नहीं है, इसे पैसों की बर्बादी मानते हैं, लेकिन इस बात पर हैरान भी होते हैं कि कैसे मैं एक साल के बाद भी किसी फिल्म के सभी कलाकारों के नाम ऊपर से नीचे तक सही सही बता सकती हूँ। बेब, जो अक्सर छुट्टी के दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाती है, शनिवार को ही मुझे बता देती है कि वे कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं। मैं तो फिल्म के मुख्य नायक और नायिकाओं के नाम पर समीक्षाएं फर्राटे से बोलना शुरू कर देती हूँ। हाल ही में मम्मी ने फिक्रा कसा कि मुझे बाद में फिल्में देखने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे सारी फिल्मों की कहानियां, नायकों के नाम और समीक्षाएं जबानी याद हैं। जब भी मैं नई केस सज्जा बनाकर बाहर आती हूँ, मैं सबके चेहरों पर उग आई असहमति साफ साफ पढ़ सकती हूँ और यह भी बता सकती हूँ कि कोई न कोई जरूर टोक देगा कि मैं फला फिल्म स्टार की नकल कर रही हूँ। मेरा यह जवाब कि ये स्टाइल मेरा खुद का आविष्कार है मजाक के रूप में लिया जाता है। जहाँ तक मेरे हेयर स्टाइल का सवाल है, यह आधे घंटे से ज़्यादा नहीं टिका रहता। तब तक मैं उससे बोर हो चुकी हूँ और सबकी टिप्पणियाँ सुनते सुनते मेरे कान पकने लग गए। मैं सीधे गुस्ल खाने की तरफ लपकती हूँ और मेरे बाल फिर से पहले की तरफ उलझे और घुंघराले होते जा रहे हैं। तुम्हारी एन। बुधवार 28 जनवरी 1944। मेरी प्यारी किट्टी, आज सुबह मैं सोच रही थी कि क्या तुमने अपने आप को कभी गाय समझा है जिसे हर दिन मेरी बासी खबरें बार बार चबानी पड़ती हैं। इनकी इतनी अधिक जुगाली कि तुम्हें उबासी आ जाए और तुम मन ही मन कामना करो कि एन कुछ नए समाचार दे। सॉरी, तुम्हें ये नाली के सड़ते पानी की तरह नीरस लगता होगा, लेकिन जरा मेरी हालत की कल्पना करो जिसे रोज रोज यही सुनना पड़ता है। अगर खाने के वक्त बातचीत राजनीति या अच्छे खाने के बारे में नहीं हो रही तो मम्मी या मिसेज वॉन दोन अपने बचपन की उन कहानियों को लेकर बैठ जाती है जो हम 1000 बार सुन चुके हैं। फिर डसेल शुरू हो जाते हैं। खूबसूरत रेस के घोड़े, उनकी चोरलोट का महंगा वार्डरोब, लीक करती नावें, 4 बरस की उम्र में तैर सकने वाले बच्चे, दर्द करती मांसपेशियां और डरे हुए मरीज, ये सब किससे। इन सारी बातों का निचोड़ ये है कि जब भी हम 8 में से कोई भी अपना मुंह खोलता है, बाकी 7 उसके लिए कहानी पूरी कर सकते हैं। फिर भी लतीफ़े को सुनने से पहले ही हमें उनकी 5 पंच लाइन पता होती है। नतीजा यह होता है कि लतीफ़ा सुनाने वाले को अकेला हंसना पड़ता है। अलग अलग गवाले, राशन वाले, कसाई जो घरों की इन 2 भूतपूर्व मालकिनों के संपर्क में आए, इतनी बार उनके चरित्र चित्रण हो चुके हैं कि हमारी कल्पना शक्ति में उनके जोड़ने के लिए कुछ नहीं बचा। एनेक्सी की यही हालत है कि यहाँ नया या ताज़ा सुनने सुनाने की और कुछ बचा ही नहीं है। फिर भी इन सारी चीज़ों के ताज़ा सुनने सुनाने को कुछ नहीं बचा है। लोगों को नमक मिर्च लगाकर सब कुछ दोहराने की आदत न होगी, जो मिस्टर क्लीमैन जॉन मिए पहले ही बता चुके हैं। कई बार मैं मेज़ के नीचे अपने आप को खुद चिकोटी काट कर रोक के रहती हूँ कि कहीं किसी को टोक न दूँ। छोटे बच्चे, खासकर एन, कभी भी किसी बड़े को टोकने की सही लाइन लाने की हिमाकत न करें। भले ही उनकी गाड़ी पटरी से उतरी जा रही है, उनकी कल्पना शक्ति का दिवाला पीट चुका है।
जॉन और मिस्टर क्लीमैन को अज्ञातवास में छुपे और भूमिगत हो गए लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। वे जानते हैं कि हम अपने जैसे हालत में जी रहे लोगों की बातें जानने के इच्छुक है। हमें सबकी तकलीफ़ों से हमदर्दी है जो गिरफ्तार हो गए हैं, और उन लोगों की खुशी से हमारी खुशी है जो कैद से आज़ाद कर दिए गए। भूमिगत होना और अज्ञातवास में चले जाना तो अब आम बात हो गई है। हाँ, कई प्रतिरोधी दल भी हैं जैसे फ्री नीदरलैंड्स जो नकली पहचान पत्र बनाते हैं, अज्ञातवास में छुपे लोगों को वित्तीय सहायता देते हैं, युवा ईसाइयों के लिए काम तलाशते हैं। कितनी हैरानी की बात है कि ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद के लिए कितना पैसा काम कर रहे हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारी मदद करने वालों का है जो हमारी आज तक मदद करते आए, और उम्मीद तो यही है कि हमें सुरक्षित किनारे तक ले जाएंगे। इसका कारण यह है कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनकी किस्मत भी हमारी जैसी हो जाएगी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम उनके लिए मुसीबत हैं। वे रोजाना ऊपर आते हैं, पुरुषों से कारोबार और राजनीति बात करते हैं, महिलाओं से खाने और युद्ध के समय की मुश्किलों की बात करते हैं, बच्चों से किताबों और अखबारों की बात करते हैं। वे हमेशा खुश दिल दिखने की कोशिश करते हैं, जन्मदिनों और दूसरे मौक़ों पर फूल और उपहार लाते हैं, हमेशा हर संभव मदद करते हैं। हमें यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए, ऐसे में जब दूसरे लोग जर्मनी के खिलाफ युद्ध में बहादुरी दिखा रहे हैं, हमारे मददगार रोजाना अपनी बेहतरीन भावना और प्यार से हमारा दिल जीत रहे हैं। अजीब गरीब कहानियाँ चल रही हैं, उनमें काफ़ी सच भी है। अभी मिस्टर क्लीमैन गेल्डर लैंड से भूमिगत हो चुके आदमी और पुलिस वालों के बीच हुए फुटबॉल मैच का जिक्र कर रहे हैं। हिल्वर शम में नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं। ऐसे लोगों को जो अज्ञातवास में रहे हैं राशन खरीदने की सुविधाएं हो सके। अगर राशन कार्ड न होते तो एक कार्ड के लिए 60 गिल्डर देने पड़ते हैं। जिले में अज्ञातवास में भी अभी रहे हैं लोगों से रजिस्ट्री ने आग्रह किया कि वे फलां दिन एक अलग मेज पर आकर अपने कार्ड ले जाएं। इन सब के साथ में ये ख्याल रखना पड़ता है कि इस तरह की चालाकियों की जर्मनी को हवा भी न लगे तुम्हारी एन। अब बुधवार 29 मार्च 1944। मेरी प्यारी किटी, कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्केस्टीन ने लंदन से डच प्रसारण से कहा। किसने? मिस्टर बोल्केस्टीन ने। युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों का संग्रह किया जाएगा, और फिर हर कोई मेरी डायरी पर झपट पड़ा। सोचो ये कितना दिलचस्प होगा जब मैं इस गुप्त एनेक्सी के बारे में छपवाऊंगी। उसका शीर्षक ही ऐसा होगा कि लोग इसे जासूसी कहानी समझेंगे। मैं सही बता रही हूँ। युद्ध के 10 साल बाद लोग इससे कितना चकित होंगे कि जब उन्हें पता चलेगा कि हम लोग कैसे रहते थे, हम क्या खाते थे, हम यहूदियों के रूप में अज्ञातवास में हमें क्या क्या बातें करते थे। हालांकि तुम्हें मैं इस जीवन के बारे में काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी तुम अभी भी थोड़ा सा ही जान पाई हो। हवाई हमले के दौरान औरतें कितनी डर जाती हैं। अब देखो ना, पिछले रविवार जब 350 ब्रिटिश वायुयानों ने इज्मुमुइडेन पर 550 टन का बालू गोराद बरसाया तो हमारे घर में ऐसे कांप रहे थे जैसे हवा में घास की पत्तियां, या हमारे इन घरों में कैसी महामारियां फैली हुई हैं। तुम्हें इस सब की कुछ खबर नहीं है। सब कुछ तुम्हें बताने में पूरा दिन लग जाएगा। लोगों को सब्जियों और सभी प्रकार के सामानों के लिए लाइनों में खड़े होना पड़ता है। डॉक्टर अपने मरीजों को नहीं देख पाते क्योंकि उन्होंने पीठ मोड़ी नहीं की। उनकी कारें और मोटरसाइकिल चुरा ली गई। चोरी चकारी इतनी बढ़ गई कि डच लोगों में अंगूठी पहनने का रिवाज तक नहीं रह गया है। छोटे छोटे बच्चे 8-8 10 वर्ष के होंगे, लेकिन लोगों के घरों की खिड़कियां तोड़कर घुस जाते हैं और जो भी हाथ लगा उठा ले जाते हैं। लोग 50 मिनट के लिए भी अपना घर छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि लौटने पर उन्हें घर में झाड़ू फ्री मिलेगी। चोरी गए टाइपराइटरों, ईरानी कालीनों, बिजली से चलने वाली घड़ियों, कपड़ों आदि को लौटाने के लिए अखबारों में इनाम के विज्ञापन आए दिन पढ़ने को मिलेंगे। गली गली नुक्कड़ों पर लगी बिजली से चलने वाली घड़ियां लोग उतार ले गए और सार्वजनिक टेलीफोनों का पुर्जा गायब हो चुका। डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है। सब भूखे हैं। नकली कापी छोड़ दो तो एक हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता। अभी और क्या देखना बाकी है। पुरुषों को जर्मनी भेजा जा रहा है। बच्चे बीमार हैं या फिर भूखे बेहाल। सब लोग फटे पुराने कपड़े और घिसे पीटे जूते पहनकर काम चला रहे हैं। ब्लैक मार्केट में जूते का नया तला 7.50 गिल्डर का मिलता है। इसके अलावा बहुत कम मोची मरम्मत का काम कर रहे हैं। यदि वे करते भी हैं तो 4 महीने इंतजार करना पड़ेगा और इस बीच जूता गायब हो चुका है।
इसका एक लाभ हुआ है, खाना जितना खराब होता जा रहा है बिक्री उतनी गंभीर होती जा रही है, सरकारी लोगों पर हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही है। खाद्य कार्यालय, पुलिस अधिकारी सभी या तो अपने साथी नागरिकों की मदद कर रहे हैं या उनसे कोई आरोप लगाकर जेल भेज देते हैं। सौभाग्य से काम डच लोग गलत पक्ष में है तुम्हारी एन। अब है मंगलवार 11 अप्रैल 1944। मेरी प्यारी किट्टी, मेरा सिर घूम रहा है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। गुरुवार जब मैंने पिछली बार लिखा था सब कुछ ठीक ठाक था। शुक्रवार गुड फ्राइडे हम मोनापोली खेलते रहे। शनिवार को भी हम यही खेले। दिन का पता नहीं चला कैसे बीत गए। शनिवार कोई 2 बजे का वक्त होगा कि तेज गोलाबारी शुरू हुई। मशीन गनें चल रही थी। मर्द लोगों का यही कहना है कि बाकी लोगों के लिए सब कुछ शांत था। रविवार दोपहर के वक्त मेरे आमंत्रण पर पीड़े 4:30 बजे मुझसे मिलने के लिए आया। 4:15 बजे हम ऊपर सामने वाली अटारी पर चले गए। वहाँ हम 6 बजे तक रहे। 6 बजे से 7:15 बजे तक रेडियो पर बहुत ही खूबसूरत मोत्जार्ट संगीत बज रहा था। मुझे रात्रि राग बहुत ही भले लगे। मैं रसोई में तो संगीत सुन ही नहीं पाती क्योंकि दिव्य संगीत मेरी आत्मा की गहराई में उतरता चला जाता है। रविवार के दिन पीटर स्नान नहीं कर पाया था। नहाने का टब नीचे ऑफिस में गंदे कपड़ों से भरा हुआ रखा था। हम दोनों ऊपर अटारी का एक साथ गए। हम दोनों आराम से बैठ सके इसलिए मुझे जो कुशल सामने नजर आया मैं ऊपर लेती गई। हम एक पेटी में बैठ गए। अब हुआ यह कि एक तो वह पेटी बहुत छोटी थी और दूसरे कुशन भी छोटे सा ही था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत सटकर बैठे हुए थे। सहारा लेने के लिए हमारे पीछे 2 और पेटियां थी। मोस्ची हमें कंपनी देने के लिए हमारे साथ ही थी। अचानक 8:45 बजे मिस्टर वॉन डॉन ने सीटी बजाई और पूछा कि कहीं हम मिस्टर डसेल का कुशन तो नहीं ले आए हैं। हम कूदे और कुशन लेकर सीधे नीचे आ गए। बिल्ली और मिस्टर वॉन डॉन हमारे साथ थे। यह कुशन ही सारे झगड़े की जड़ था। डसेल इसलिए खफा थे कि वो तकिया उठा ले आई थी जिसे वे कुशन की तरफ इस्तेमाल कर रहे थे। उन्हें डर था कि उनके तकिए पर पिस्सू चिपक जाएंगे। उन्होंने सारे घर को सिर पर उठा रखा था क्योंकि हम उनका कुशन उठा लाए थे। बदला लेने के लिए नीयत से पीटर और मैंने उनके बिस्तर पर 2 बड़े ब्रुश घुसेड़ दिए। लेकिन जब मिस्टर डसेल ने तय किया कि जाकर अपने कमरे में बैठेंगे तो हमें ब्रुश निकालने पड़े। इस छोटे से प्रश्न पर हम हंसते हंसते लोटपोट हो गए, लेकिन हमारा हंसी मजाक जल्दी खत्म हो गया। 9:30 बजे पीटर ने होल्ले से दरवाजे खटखटाया और पापा से कहा कि वे जरा ऊपर जाए। उन्हें अंग्रेजी के एक कठिन वाक्य में दिक्कत आ रही है। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। मैंने मार्गोट से कहा तय है पीटर ने किसी और बहाने से यह बात कही थी जिसे मैं तरीके से मर्द लोग बात करते हैं। मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि सेंधमारी हो रही है। पिताजी मिस्टर वॉन डॉन और पीटर लपक कर नीचे की ओर पहुंच गए। मार्गोट, माँ, मिसेज वॉन डॉन और मैं ऊपर इंतजार करते रहे। चार डरी सहमी औरतें बातें ही तो कर सकती हैं। जब तक हमने नीचे की ओर का जोर का धमाका नहीं सुना हम बातों में ही लगी रही। उसके बाद का मामला है मेरे सोचना सही था। उसी वक्त गोदाम में सब कुछ शांत हो गया था। घड़ी ने 9:45 बजाए। हमारे चेहरों का रंग उड़ चुका था। इसके बावजूद कि हम डरे हुए थे, हम शांत बने हुए थे। आदमी लोग कहाँ थे? ये धमाके की आवाज़ कैसी थी? क्या वे लोग सेंधमारों की साथ लड़ रहे थे? हम डर के मारे सोच भी नहीं पा रहे थे कि सिर्फ इंतजार ही कर सकते थे। 10 बजे सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ें आई। पापा का चेहरा पीला पड़ चुका था। वे नर्वस थे। पहले वे भीतर आए। उनके पीछे मिस्टर वॉन डॉन, बत्तियां बंद कर दो, दबे पांव ऊपर वाली मंजिल पर चले जाओ, पुलिस के आने की आशंका है। अब डरने का वक्त नहीं था। बत्तियां बुझ गई थी। मैंने फटाफट एक जैकेट उठाई और ऊपर जाकर बैठ गई। हमें कुछ भी बताने वाला कोई भी नहीं था। मर्द लोग वापस नीचे जा चुके थे। वे चारों 10:10 तक वापस ही नहीं आए। 2 लोग पीटर की खुली खिड़की में निगाहें रखे हुए थे। सीढ़ियों के बीच वाले दरवाजे पर ताला जड़ दिया गया था। बुककेस बंद कर दिया गया था। हमने रात को जलाई जाने वाली बत्ती पर एक स्वेटर डाल दिया। तब उन्होंने हमें सब कुछ बताया कि क्या हुआ है। पीटर अभी सीढ़ियों पर ही था। तब उसने जोर से धमाके सुने। वह नीचे गया, देखता था कि गोदाम के दरवाजे में बाईं तरफ का आधा फटा गायब है।
वह लपक कर ऊपर आया। होमगार्ड चौकन्ना हो गया। वे चारों लपके नीचे गए। जब वे गोदाम में पहुंचे तो सेंधमार अपने धंधे में लगे हुए थे। बिना सोचे समझे मिस्टर वॉन डॉन चिल्लाए। पुलिस! बाहर भागने की आवाज आई। सेंधमारी भाग चुके थे। फटे से दोबारा उसकी जगह पर लगाया गया ताकि पुलिस को गैप का पता न चल सके, लेकिन अभी एक पल भी नहीं बीता था कि फटा फिर वह नीचे गिरा दिया गया। पुरुष लोग सेंधमारी की ढिराई पर हैरान थे। मिस्टर वॉन डॉन और पीटर गुस्से के मारे थरथराने लगे। मिस्टर वॉन डॉन ने दरवाजे पर कुल्हाड़ी का एक जोरदार प्रहार किया। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। एक बार फिर फट्टे को उसकी जगह पर जमाया गया और एक बार फिर उनका यह प्रयास निष्फल कर दिया गया। बाहर की तरफ एक आदमी और एक औरत टॉर्च की रोशनी फेंकते दिखाई दिए। क्या मुसीबत है, उन आदमियों में से एक भुनभुनाया। लेकिन अब संकट यह था कि उनकी भूमिकाएं बदल चुकी थी। अब वे पुलिस के बजाय सेंधमारी वाली हालत में आ गए थे। चारों लपक कर ऊपर आए। डसेल और मिस्टर वॉन डॉन ने डसेल साहब की किताबें उठाई। पीटर ने दरवाजा खोला। रसोई तथा प्राइवेट ऑफिस की खिड़कियां खोली। फोन को नीचे फर्श पर पटका और आखिरकार चारों बुक केस के पीछे पहुंचने में सफल हो गया। तुम्हारी एन। अब मंगलवार 13 जून 1944। मेरी प्यारी किट्टी, मेरा एक और जन्मदिन गुजर गया। इसी हिसाब से मैं 15 बरस की हो गई। कितने बरस की? 15 बरस की। मुझे काफ़ी सारे उपहार मिले। स्प्रिंगर की 5 खंडों वाली कलात्मक इतिहास पुस्तक, चड़ियों का एक सेट, 2 बेल्टें, एक रुमाल, दही के 2 कटोरे, जैम की शीशी, शहद वाले छोटे बिस्किट, मम्मी पापा की तरफ से वनस्पति विज्ञान की एक किताब, मार्गोट की तरफ से सोने का एक ब्रेसलेट, वानदान परिवार की तरफ से मिस्टर एल्बम डसेल की तरफ से बायोमार्ट और मीठे मटर, नीएब की तरफ से मिठाई, बेब की तरफ से मिठाई और लिखने के लिए कापी, और सबसे बड़ी बात मिस्टर कुगलर की तरफ से मारिया तरेसा नाम की किताब, मारिया तरेसा, और क्रीम से भरे चीजे से 3 स्लाइस। पीटर ने पियोनी फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता दिया। बेचारे को ये उपहार जुटाने में अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वह कुछ और जुटा ही नहीं पाया। बेहद खराब मौसम, लगातार बारिश, हवाएं और उफान पर समुद्र के बावजूद हमले शानदार तरीके से जारी है। कल चर्चित सम्ट्स, आइजनहावर तथा आर्मोल्ड उन फ्रांसीसी गांवों में गए जिन पर ब्रिटिश सैनिकों ने पहले कब्जा कर लिया था और बाद में मुक्त कर दिया। चर्चिल एक टोरिपीडो नाव में थे। इससे तटों पर गोलाबारी की जाती है। बहुत से लोगों की तरह चर्चिल को भी पता नहीं कि डर किस चिड़िया का नाम है, जन्मजात बहादुर। या हमारी एनेक्सी की किलेबंदी से डच लोगों के मूड की थाह का पता मुश्किल है। इस बात में कोई शक नहीं है कि लोग बाग बैठे ठाले खुश हो रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने आखिर अपनी कमर कस ली और अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़े थे। ये लोग ये दावे करते फिरे कि वे ब्रिटिश द्वारा कब्जा किए जाने के पक्ष में नहीं है, नहीं जानते कि कितनी गलती पर हैं। उनके तर्क का कारण इतना भर है कि ब्रिटिश को लड़ते रहना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। हॉलैंड को आज़ाद कराने के लिए अपने सूरवीरों सैनिकों की शहादत के लिए आगे आना चाहिए। हॉलैंड के साथ साथ कब्जे वाले दूसरे देशों को भी आज़ाद कराना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिश को हॉलैंड में रुकना नहीं चाहिए। इसके बजाय उन्हें चाहिए कि वे कब्जे वाले देशों से हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगे, डच ईस्ट इंडीज़ को इसके सही हकदारों के हाथों में सौंपे और थके टूटे हारे और लूटे पीटे अपने देश ब्रिटेन में लौट जाएं। मूर्खों की कहीं कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद जैसा कि मैंने कहा, कुछ एक समझदार डच लोगों की भी कमी नहीं है। अगर ब्रिटिश ने जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर कर लिए तो होते होंगे हॉलैंड उनके पड़ोसी देशों का क्या हाल होता। उसके पास ऐसा करने के लिए मौके मौजूद थे। हॉलैंड जर्मनी बन चुका था और तब तक होना भी समाप्ति का संकेत था, सब कुछ खत्म हो जाने का संकेत। ऐसे सभी डच लोग जो अभी भी ब्रिटिश को हिकारत से देखते हैं, ब्रिटेन की खिल्ली उड़ाते हैं, उसके बुढ़ाते लार्डों की सरकार को ताने मारते हैं, उन्हें कायर कहते हैं, उनके बावजूद जर्मनों से नफरत करते हैं, एक खासा अच्छा सबक सिखाने के लायक है। उनकी जमकर मरम्मत की जानी चाहिए। हमारे जंग लगे तो दिमाग खुलेंगे, उनमें होश आ जाएगा। मेरे दिमाग में हर समय इच्छाएं, विचार, आरोप और डांट फटकार के चक्कर खाते रहते हैं। मैं सचमुच उतना घमंडी नहीं जितना मुझे लोग समझते हैं। मैं किसी और की तुलना में अपनी कई कमजोरियों और खामियों को बेहतर तरीके से जानती हूँ, लेकिन एक फ़र्ज है, मैं जानती हूँ कि खुद को बदलना चाहती हूँ, बदलूंगी और काफ़ी हद तक बदल चुकी हूँ। तब ऐसा क्यों है
मैं अपने आप से सवाल पूछती हूँ कि लोग मुझे अभी भी इतना ना घुसेड़ू और अपने आप को 30 मार का समझने वाले क्यों मानते हैं। क्या मैं वाकई अक्खड़ हूँ? क्या मैं अकेली अक्खड़ हूँ या ये सभी हैं? यह सब वाहियात लगता है, मुझे पता है, लेकिन मैं ऊपर लिखा है यह आखिरी वाक्य काटने वाला नहीं। ये वाक्य इतना मूर्खतापूर्ण नहीं जितना लगता है मुझे पर हमेशा आरोप की बौछार करने वाले दो लोग हैं, मिसेज वॉन डॉन और डसेल। उनके बारे में सबको पता है कि वे कितने जड़ बुद्धि है, मूर्ख, जिसके आगे कोई विशेषण लगाने की जरूरत नहीं। मूर्ख लोग आम तौर पर इस बात को सहज नहीं कर पाते कि कोई उनसे बेहतर काम करके दिखाए, और सबका सबसे बढ़िया उदाहरण दो जड़मती मिसेज वॉन डॉन और मूर्खा धीराज डसेल है। मिसेज वॉन डॉन और मुझे इसलिए मूर्ख समझते हैं क्योंकि मैं उनके जितनी बीमारियों का ही शिकार नहीं हूँ। वे मुझे अक्खड़ समझती हैं क्योंकि वो मुझसे भी ज़्यादा अक्खड़ है। वे समझते हैं कि मेरी पोशाकें छोटी पड़ गई है क्योंकि उनकी पोशाकें और भी ज़्यादा छोटी पड़ गई हैं। और वे समझती हैं कि मैं अपने आप को कुछ ज़्यादा ही 30 मार का समझती हूँ क्योंकि वे उन विषयों पर मुझसे भी 2 गुना ज़्यादा बोलती है जिनके बारे में भी खाक नहीं जानती। ये बात डसेल भी पर भी फिट होती है, लेकिन मेरी प्रिय कहावत है, जहाँ आग होगी धुआं भी वहीं होगा। और मुझे मानने में रत्ती पर भी संकोच नहीं है कि मैं सब कुछ जानती हूँ मेरे व्यक्तित्व के बारे में। मुश्किल बात यह है कि किसी भी व्यक्ति की तुलना में अपने आप से सबसे अधिक कारती हूँ। यदि माँ अपनी सलाह देना शुरू कर देती तो मैं उनके उपदेशों को पोटली भरी भारी हो जाती है। मुझे लगता है कि कैसी होगी इससे मुक्ति जब तक एन का वही पुराना रूप सामने नहीं आता। मुझे कोई नहीं समझता। यह वाक्य मेरे हिस्सा है, बेशक लगे कि ऐसा नहीं होगा, फिर भी इसमें थोड़े से सच का अंश है। कई बार तो मैं अपने आप को प्रताड़ित करते हुए इतनी गहरे उतर आती हूँ कि सांत्वना के 2 बोल सुनने के लिए तरस जाती हूँ कि कोई आए और मुझसे इससे उबारे। काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला, इसलिए तलाश जारी है। मुझे पता है तुम पीटर के बारे में सोचकर हैरान हो रही हो। नहीं, क्या किटी मैं मानती हूँ कि यह सच है कि पीटर मुझे प्यार करता है, गर्लफ्रेंड की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह। उनका स्नेह दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन कई बार कोई रहस्यमयी ताकत हम दोनों के पीछे जरूर खींचती है। मैं नहीं जानता कि वह कौन सी शक्ति है। कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं उसके पीछे जिस तरह प्रेम दीवानी बनी रहती हूँ उससे बड़ा चढ़ाकर बता रही हूँ, लेकिन यह सच नहीं है। इसका कारण यह है कि अगर मैं उसके कमरे में 1-2 दिन के लिए न जा पाऊँ तो मेरी बुरी हालत हो जाती है। मैं उसके लिए तड़पने लगती हूँ। पीटर अच्छा और भला लड़का है, लेकिन मुझे कई तरह से निराश किया है। धर्म के प्रति उसकी नफरत, खाने के बारे में उसकी बातें और इस तरह की कई बातें मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसके बावजूद मुझे पक्का यकीन है कि हमने जो वायदा किया है कभी झगड़ेंगे नहीं, हम उस पर हमेशा टिके रहेंगे। पीटर शांति प्रिय, सहनशील और बेहद सह आत्मी व्यक्ति है। वह मुझे कई ऐसी बातें भी कह लेने देता है जिसे कहने की वह अपनी मम्मी को भी इजाज़त नहीं देता। वह दृढ़ निश्चयी होकर इस मुहिम पर जुटा है कि वह अपने पर लगे हुए सभी इल्जामों को, अपने आप को पाक साफ करे और अपने काम काज में सलीका लाए। उसके बावजूद वह अपने भीतर सब को मुझसे छिपाता क्यों है? मुझे कभी भी इस बात की अनुमति नहीं देता कि मुझे झाकू। निश्चय वह मेरी तुलना में ज़्यादा धुन्ना है, लेकिन मैं अनुभव से जानती हूँ कि हालांकि मुझ पर लगातार यह आरोप लगाया गया है कि जो कुछ भी जानना चाहिए वह मैं थ्योरी जानती हूँ, व्यवहार नहीं, कि कई बार ऐसे धुन्ने लोग भी जिनसे संवाद कर पाना मुश्किल होता है अपनी बात किसी से कह पाने की उत्कंठा चाह लिए होते हैं। पीटर और मैंने दोनों ने अपने चिंतनशील बरस एनेक्सी में बिताए। हम अक्सर भविष्य, वर्तमान और अतीत की बातें करते हैं, लेकिन जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं असली चीज़ की कमी महसूस करती हूँ और मैं जानती हूँ कि वो मौजूद है। क्या इसका कारण यह है कि मैं अरसे से बाहर नहीं निकलती और प्रकृति के लिए पागल होती जा रही हूँ? मैं उस वक्त को याद करती हूँ जब नीला आसमान, पक्षियों की चहचहाने की आवाज़, चांदनी और खिलती कलियाँ, इन चीज़ों ने मुझे कभी भी अपने जादू से बांधा न होता। मेरे यहाँ आने के बाद चीज़ें बदल गई। उदाहरण के लिए छुट्टियों के दौरान की बात है, बेहद गर्मी है। मैं रात के 11:30 बजे तक ज़बरदस्ती आंखें खोले बैठी रही ताकि मैं अपने अकेले के बूते पर अच्छी तरह चांद को देख सकूं। अफसोस मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। चौंध इतनी ज़्यादा है कि खिड़की खोलने का जोखिम नहीं लिया जा सकता। कई महीने बाद एक और मौका ऐसा आया था। उस रात मैं ऊपर वाली मंजिल पर थी।
खिड़की खुली हुई थी। जब तक खिड़की बंद करने का वक्त नहीं हो गया मैं वहीं बैठी रही। यह गहरी सांवली बरसात की रात थी। तेज हवाएं चल रही थी। बादलों के बीच लुक्का छिपी चल रही थी। इस सारे नज़ारों ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया था। पिछले 1.5 बरस में यह पहली बार हो रहा था कि मैं आमने सामने रात से साक्षात्कार कर रही थी। उस शाम के बाद प्रकृति से साक्षात करने की मेरी चाह लगातार बढ़ रही थी। तब मुझे चोर, उचक्के, मोटे काले चूहे या पुलिस के छापे का डर भी नहीं था। मैं अकेले ही नीचे चली गई थी और रसोई तथा प्राइवेट ऑफिस की खिड़कियों से प्रकृति के नज़ारे देखती रही। कई लोग सोचते हैं कि प्रकृति सुंदर है, कई लोग समय समय पर तारों भरे आसमान के तले सोते हैं और कई लोग अस्पताल और जेलों में उस दिन राह देखते हैं, रहते हैं। वे कभी आज़ाद होंगे या फिर से प्रकृति के बीच इस अनूठे उपहार का आनंद ले पाएंगे। प्रकृति अमीर गरीब के बीच कोई भेदभाव नहीं करती है। मेरी कल्पना मात्र नहीं है। आसमान, बादलों और अंधों और तारों की तरफ से मुझे देखना मुझे शांति और आशा की भावना से सरोबार कर देता है। यह वेलेरियन ब्रोमाइड की तुलना में आजमाया हुआ है, बेहतर नुस्खा है। शांति पाने की रामबाण दवा। प्रकृति मुझे विनम्रता का उपास देती है और इस बड़ा धक्का भी हिम्मत के साथ झेल जाती हूँ। लेकिन किस्मत का यही लिखा है कि कुछ एक दुर्लभ अवसरों पर छोड़कर मैं मेल से चिकट हुई खिड़कियों में खुसे गंदे पर्दों से प्रकृति को बहुत ही कम निहार पाती हूँ। इस तरह से देखने से आनंद लेने की सारी भावनाएं मर जाती हैं। प्रकृति के ही तो एक ऐसा वरदान है जिसकी कोई सानी नहीं है। कई प्रश्नों ने एक प्रश्न तो मुझे अक्सर परेशान करता रहता है कि अभी भी समझा रहा हूँ कि यह कह देना बहुत आसान या गलत नहीं है, लेकिन मेरे लिए कितना काफ़ी नहीं है, मैं इस विराट अन्याय के कारण मैं चाहती हूँ। संभवतः पुरुषों ने औरत पर शुरू से ही इस आधार पर शासन करना शुरू किया कि उनकी तुलना में शारीरिक रूप से ज़्यादा सक्षम है। पुरुष ही काम कर लाते हैं, बच्चे पालता पोसता है और जो मन में आए करता है। लेकिन हाल ही में स्थिति बदल गई है। औरतें अब उन सबको सहन करती चली आ रही हैं, जो कुछ बेवकूफ़ी ही है। चूँकि इस प्रथा का जितना अधिक जारी किया गया है उतना ही गहराई से अपनी जड़ें जमाती चली गई। सौभाग्य से शिक्षा, काम और प्रगति ने औरतों की आंखें खोली है। कई देशों में तो उन्होंने बराबरी का हक दिया जाने लगा है। कई लोगों ने, कई औरतों ने और कुछ एक पुरुषों ने भी इस बात को महसूस किया है कि इतने लंबे अरसे तक इस तरह की वाहियात स्थिति को झेलते जाना गलत ही था। आधुनिक महिलाएं पूरी तरह स्वतंत्र होने का हक चाहती हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं, महिलाओं को भी पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। आमतौर पर देखा गया है कि पूरी दुनिया में पुरुष वर्ग को पूरा सम्मान मिलता है, तो महिलाओं ने ही क्या कसूर किया है कि वे इससे वंचित हो, अपने हिस्से का सम्मान न मिले। सैनिकों और युद्धों के वीरों का सामना किया गया है, उन्हें अलंकृत किया गया है, उन्हें अमर बना डालने का शौर्य प्रदान किया है, शहीदों की पूजा हो जाती है। लेकिन कितने लोग औरतों को कभी सैनिक दर्जा देते हैं। मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की किताब में मैंने पढ़ा है, ध्यान दीजिएगा, मौत के खिलाफ मनुष्य की नाम की किताब में मैंने पढ़ा था कि आमतौर पर युद्ध में लड़ने वाले वीर को जितनी तकलीफ, पीड़ा और बीमारी यंत्रण से गुजरना पड़ता है, उससे कहीं अधिक तकलीफ औरतें बच्चे को जन्म देते समय झेलती हैं। उन सारी तकलीफों से गुजरने के बाद पुरस्कार क्या मिलता है? जब बच्चा जन्मने के बाद उसका शरीर अपना आकर्षण खो देता है, उसका तरफ धकिया दिया जाता है, उसके बच्चे उसे छोड़ देते हैं, उसके सौंदर्य उसे विदा लेता है। औरत ही तो जो है मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए इतनी तकलीफों से गुजरती है, उसे संघर्ष करती है, बहुत अधिक मजबूती और बहादुर सिपाहियों से भी ज़्यादा मेहनत करके खटती है। वह जितना संघर्ष करती है उतना तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले सारे सिपाही मिलकर भी नहीं करती। मेरा ये कहने का कोई मतलब नहीं कि औरतों को बच्चे जन्ना बंद कर देना चाहिए। इसके विपरीत प्रकृति चाहती तो वे ऐसा करे, इस वजह से उन्हें काम करते रहना चाहिए। मैं इस चीज़ की भर्त्सना करती हूँ कि मैं हमारे मूल्य प्रथा ऐसी व्यक्तियों में भर्त्सना करती हूँ कि जो ये बात मानने को तैयार नहीं होते कि समाज में औरतें खूबसूरत, सौंदर्य में औरतों का योगदान कितना महान और मुश्किल है। मैं इस पुस्तक के लेखक श्री पोल द क्रूस जी ने पूरी तरह सहमत हूँ जब वे कहते हैं कि पुरुषों को ये बात सीखनी चाहिए कि संसार में जिन हिस्सों में हम सभ्य हैं वहाँ जन्म अनिवार्य और टाला न जा सकने वाला काम नहीं रह जाता। आदमियों के लिए बात करना बहुत आसान होता है, उन्हें औरत द्वारा झेली जाने वाली तकलीफों भी कभी गुजरना नहीं पड़ेगा। मेरा विश्वास है कि अगली सदी आने तक यह मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करना ही औरत का काम है। औरतें ज़्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेंगी। वे सब औरतें जो एक उफ भी किए बिना ये लंबे चौड़े बखान के बाद बिना तकलीफें सहती है। तुम्हारी एन फ्रेंड। अनुवाद सूरज प्रकाश। धन्यवाद।